तो दोस्तों स्वागत है आप सब लोग का नए पॉडकास्ट में। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ भाइयों से ये बात करने के लिए कि इनकी यूरोप की ट्रिप कैसी रही है। तो इनसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहली बात तो यूरोप की ट्रिप थी और ये बहुत ज़्यादा कंट्री कवर कर रहे थे एक गो में। तो मैं आज हम यही बात करने वाले इनको लग रहा था हम नहीं जा रहे, ये खुद जा रहे हैं। सही में भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी। जब मैं आपके लोग की फोटो देख रहा था वहाँ पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं ही घूम रहा हूँ वहाँ पे। आपको ऐसे लगा काफी लंबे टाइम के लिए चले गए? भाई ऐसा लगा कि 1 साल बाद आए हो आप लोग। 1 साल भी नहीं, मतलब ऐसा कि हाँ 2-3 महीने के लिए गायब हो गए। पर हमें ऐसा लगा कि भाई 20 दिन कहाँ गए भाई। सही में भाई मैं ऑडियंस को बता दूं कि भाई हम लोगों ने जो कंट्रीज कवर करी हैं, तेरे को भी बता दूं, तू तो भूल जाओगे कि इतनी कंट्री हमने कवर कर ली हैं। हमने जो कंट्रीज कवर की हैं वो हमने स्टार्ट किया था अपना ज्यूरिख से, स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम लोग पहुंचे बार्सिलोना में एक आइलैंड है इबीजा, उसके बाद हम वहाँ पे गए। इबीजा के बाद हम गए ऑल द वे टू नीदरलैंड्स जो टॉप पे है, वहाँ पे एम्स्टर्डम हमने घूमा। एम्स्टर्डम के बाद हम लोग आए बुडापेस्ट के बाद हम गए वियना, दैट इज़ ऑस्ट्रिया। फिर हम गए प्राग, चेक रिपब्लिक। उसके बाद हम गए जर्मनी में बर्लिन। तो ये हमने सारा कवर किया। तो इसी मुद्दे पे आज बात होने वाली है। भाई सबसे पहले लेकिन ट्रिप की बात बताने से पहले अमित को इंट्रोड्यूस कर दे इस चैनल पे। अमित जी हमारे भाई हैं, दीपक के रियल भाई हैं और हमारे भी भाई हैं, हमारे भी रियल ही हो अब तो। और ये जो है हॉरर कंटेंट बनाते हैं। इनके साथ हमने हॉरर पॉडकास्ट करा है हमारे नाइट टॉक चैनल पे, आप जाके देखना इस वाले के बाद। तो अमित जी आज ये शो होस्ट करेंगे। अमित जी हमसे पूछेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूम कर आए, और अगर आप नाइट टॉक पे एक्टिव हो तो हमने ज्यूरिख, बार्सिलोना और एम्स्टर्डम का पॉडकास्ट भी करा था वहाँ पर बाद की ट्रिप इतनी ज़्यादा 3-3 दिन में कंट्री चेंज हो रही थी कि हम पॉडकास्ट नहीं कर पाए। तो हमने सोचा यूरोप का एक कलेक्टिव एक बढ़िया सा पॉडकास्ट बनाते हैं, वीज़ा से लेकर सिटीज़ तक सब बताएंगे आपको। भाई मैं पर्टिकुलरली ये जानना चाह रहा था कि हर कंट्री की क्या आपको मतलब खासियत क्या लगी, मतलब कि स्पेन में सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आया आपको, या फिर एम्स्टर्डम में सबसे बेस्ट ये लगा। तो मैं हर कंट्री का कुछ ना कुछ बेस्ट पार्ट जानना चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें ये मज़ा आया। ये तो बहुत ट्रिकी है। लेकिन आप ये बताओ, इससे पहले मैं लोगों को वीज़ा की एक बात बता दूं अमित जी, क्योंकि एक बार हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और एक बार हमारा वीज़ा 4 दिन में लग के आ चुका है। तो भाई वीज़ा में मेन चीज़ होती है आपका कवर लेटर होता है जो आप सबमिट करते हो, जिसमें आप लिखते हो कि मैं इसलिए आपकी कंट्री विजिट कर रहा हूँ, इतने दिनों के लिए कर रहा हूँ, यहाँ रहूँगा, वो सब डिटेल्स मेंशन होती है। उसके साथ साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी कंपनी के पेपर, अपना सब डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके देते हो। तो कवर लेटर एक लेटर होता है समरी वाला। उसमें हमने इस बार लास्ट टाइम से भी कंपेयर करा तो लास्ट टाइम हमने बस ये लिख दिया था कि हमें इसलिए जाना है, हम पेरिस के थ्रू हम लगवा रहे थे, पेरिस जाना है, आ जाएंगे जी घूमकर, इस होटल में रहेंगे, ये। लेकिन हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इस बार हमने स्विट्ज़रलैंड के थ्रू लगवाया। तो स्विट्ज़रलैंड के थ्रू हमने उन्हें बताया कि हम है कौन, हम करते क्या हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, हम वहाँ जाकर कंट्री एक्सप्लोर करेंगे, हम वहाँ जाके व्लॉग शूट करेंगे। उसके साथ हमने उनको अपने चैनल के लिंक्स लगाए, सारी बैंक स्टेटमेंट लगाई, कंपनी की भी, पर्सनल भी। मतलब ये मत सोचना आप कि भाई कोई डॉक्यूमेंट छोड़ दें, सब कुछ लगाया हमने। मेन कवर लेटर है आपका, उसको आप किस तरीके से लिखते हो, कितने अच्छे से लिखते हो, क्योंकि अगर वो खराब है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और हमें जब हमारा रिजेक्ट हुआ था तो हमें पता चल गया था भाई इन्फ्लुएंसर्स का भी रिजेक्ट हो जाता है भाई। हम मतलब उस वाले में हमने मेंशन ही नहीं करा था कि हम इन्फ्लुएंसर हैं। और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो यार यूके जा रखा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रखा हूँ, या फिर मैं यूएस जा रखा हूँ, यार मेरे तो यहाँ तक के वीज़ा लगे हुए हैं तो मेरा यूरोप का शनिगन भी लग ही जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंस शुभम का लगा हुआ है यूएस का और हम तीनों का यूके का पहले लगा हुआ है, हमारा भी रिजेक्ट हो गया भाई। तो मेन चीज़ है कि तुम्हारा कवर लेटर कैसा है, डिटेल्ड बनाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अमित जी के क्वेश्चन पे। तो हर सिटी का बेस्ट पार्ट बताना है तो ज्यूरिख से शुरू करते हैं। पीयूष भाई ज्यूरिख का बेस्ट पार्ट तो ये था कि भाई वो जो वहाँ का भाई एटमॉस्फेयर है ना, और जैसा वो दिखता है इतना सुंदर, वो है उसकी मुझे लगता है खासियत कि भाई ज्यूरिख सुंदर है। वहाँ की स्ट्रीट्स भाई, वहाँ जब हम गए और वहाँ पे जो हमने भाई ट्रैम में घूमे हैं, वहाँ पे ट्रैम में घूमने का अपने आप में एक अलग बात भाई सॉरी टू इंटरप्ट, स्विट्जरलैंड के अंदर डीडीएलजे शूट हुई थी भाई। इसी का ही तो हम ये हमारे भाई लगा ले एयरपोर्ट से ही हमारे माइंड में था कभी उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे डीडीएलजे शूट हुई है, कितना ज्यादा मजा आएगा। तो पूरी वाइब थी वहाँ पे वही कि हाँ भाई हम ढूंढ रहे थे कि मतलब यहाँ ये हुआ होगा। सबसे सुंदर एयरपोर्ट था, और मतलब एयरपोर्ट से ही ना आपको वादियाँ दिखती हैं। मतलब ज्यूरिख बहुत ज़्यादा लैंडस्केप वाइज बहुत ब्यूटीफुल है। और ऐसा नहीं है सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब ज्यूरिख सबसे मेन सिटी है, कैपिटल है शायद,
हाँ, पर ज्यूरिक वहाँ की वन ऑफ द मेन सिटी वाइब्स है, बट वहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है ऐसे दुबई डाउनटाउन और ऐसे आपको दिखती है ना फॉरेन की। सब कुछ बहुत सुंदर है। और जब हम लैंड करे थे रात के 10 बजे लैंड करे थे, पर जब हमारा प्लेन लैंड हो रहा था तब सूरज डूब रहा था, रात के 9:30 8:30 बज रहे थे। तो हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी कि 8:30 9 10 बजे तक अंधेरा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर जब हम एयरपोर्ट से उतरे, खाना वाना खाने के लिए गए एयरपोर्ट पे, हमने सोचा कुछ खाते हैं फिर अपने वहाँ जाएंगे, तो पता चला कि भाई दुकानें तो बंद हो गई। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक्चुअली रात तो हो ही चुकी है, 6-7 बजे सब बंद हो जाता है, पर दिन लंबा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। मतलब ये तूने भी सुना होगा कि भाई वहाँ पे जो मतलब अंधेरा लेट होता है, हाँ, बट ये सुनना और वो एक्सपीरियंस करना बहुत अलग है भाई। तो अपने घड़ी में देखेगा रात के 9 बज रहे हैं, अच्छा 9 बज रहे हैं, बाहर देखेगा विंडो के बाहर, तो भाई ये तो दिन 6 बज रहे हैं, ये तो कभी का एक्सपीरियंस नहीं है। 5 बज रहे हैं। मतलब ऐसा होता था कि जैसे रात होती है तो एक थकान सी फील होने लगती है ना, भाई बेड चाहिए अब। वहां पता ही नहीं चलता था बेड का टाइम होने वाला है या क्या सीन होने वाला है। तो ये चीज नहीं थी। ज्यूरिख का हम बताएं, हम लोग एयरपोर्ट से कुछ आधा घंटा दूर थे ड्राइव। अगर तुम ड्राइव करके जाओगे तो आधा, वहाँ पे ज्यूरिख वैसे ऐसे बटा हुआ है, स्ट्रासेज है वहाँ पे, स्ट्रीट्स को स्ट्रासे कहते हैं। तो जहाँ पे हम टिके थे, जो हमारा वो था जहाँ पे हमने रूम लिया था रेंट पे, वहीं से एक बहुत मतलब 4-5 मिनट की वॉक पे एक लॉन्ग स्ट्रासे थी, लॉन्ग स्ट्रीट बेसिकली। तो वहाँ पे क्लब्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे बार्स हैं बेसिकली। क्लब्स तो उस टाइम तक वहाँ रन ही नहीं हो रहे थे क्योंकि वो वीकडे था। वो वहाँ की मेन स्ट्रीट लगा ले कि भाई वहीं पे ही चहल पहल होती है, हर कोई वहीं जाता है, आसपास जितने भी लोग हैं वो वहीं तो आते हैं। आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे आप ज्यूरिख को? भाई ज्यूरिख को आउट ऑफ 10 भाई ज्यूरिख में जो हमारा स्टे था वो बहुत महंगा था, मतलब और उसके वर्थ इट नहीं था जितने हमने मतलब पैसे एक दिए। ओयो का कमरा था। जैसे मान लो आप एक फ्लैट है, वो 3 BHK फ्लैट है, कॉमन, उसमें से हर रूम को उन्होंने रेंट आउट कर दिया। तो कॉमन किचन, एक टॉयलेट अलग जहाँ पर आप वॉशरूम कर सकते हो, एक नहाने का अलग था, और एक कॉमन किचन थी। उसका 10,000 पर नाइट था। और हम तीनों एक रूम में थे, एक डबल बेड था और एक वो वाला बेड था, मतलब सोफा लगाने कम वो बेड। ऐसा रूम था, अगर तू अंदर सेल्फी क्लिक करेगा तो बोलेगा मैं तो स्विट्जरलैंड में बैठा हूँ, किसी को भेजेगा बोलेगा साला कम बना तू साला यही गई है, अपने दिल्ली में घूम रहा, नोएडा में। ऐसा रूम? तो भाई ऐसा रूम था वो, मतलब इतना कुछ बहुत फैंसी एक्साइटिंग नहीं था। हाँ मतलब समझ रहा है। हाँ मतलब, और उसकी लिफ्ट में भी 3 लोग मुश्किल से आ पा रहे थे, मतलब बिल्डिंग। और भाई सुबह सुबह ना वहाँ पे ठक ठक हुई, गेट खुला, मैंने कहा कि वो कहते हैं आपने चेक इन लेट करा, मैं आपको रिसीव नहीं कर पाया, सब ओके? मैंने कहा या ओके। वो पोछा मार रहा बंदा, तो मैंने कहा कि यू वर्क हियर? कह रहा नो आई ओन दिस प्लेस, और पोछा लगा रहा। मैंने कहा उर्रे यू क्या हर अपार्टमेंट में पोछा लगा रहे ओनर साहब ही। बट देख ज्यूरिख जो है ना वो रिटायरमेंट सिटी है, थोड़ी काम है, शांत है। वहाँ पे लोग साइकिल्स पे चलना पसंद करते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं। और वहाँ पे ठंडा मौसम था सबसे, हम तो बनियान लेकर गए थे कि वहाँ पे टैंक टॉप में घूमेंगे, और वहाँ पे ठंड थी। हाँ भाई, हमें पता ही नहीं था वहाँ ठंड होगी भाई, हमने तो एक एक जैकेट रखी थी, हमने कहा ठीक है भाई चला देखते हैं क्या सीन है। हम वहाँ पे लैंड हुए थे 29 मई को, और उस टाइम पे वहाँ का मौसम ऐसा हो रखा था कि जैसे मतलब जैसे यहाँ की जनवरी की ठंड होती है ना, दिसंबर जान की ठंड होती है, इतनी ठंड हो रखी थी वहाँ पे। और हम लेके गए थे अपने बनियान, तो जो हमारे पास इकलौती जैकेट थी हमने वो पहनी, हमने कहा चलो इसी में चलते हैं बाहर। सबसे पहले हम वहाँ गए थे, एक ओले करके बार है, वहाँ गए थे, वो भी बढ़िया था। मतलब वहाँ की वाइब जो हमने एक्सपेक्ट किया था ना कि ऐसा होगा, उतना तो नहीं था, लेकिन मतलब वहाँ पे ये था कि बड़े उम्र के लोग बहुत चिल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 35-40 में लोग इतना बार में कम दिखते हैं, बट वहाँ का कल्चर थोड़ा है कि वहाँ 40-45-50 साल के लोग भी आपको उसी क्लब में दिख जाएंगे जिसमें आपको 18-19 साल के बच्चे दिख रहे हैं। और वो कर रहे होते पूरी अप्रोचिंग, और जो लड़कियां रखी होती हैं, औरतें आ तो रही। ये ज्यूरिख का ही है या पूरा यूरोप का? पूरे यूरोप का ही है ये, पूरा यूरोपी कल्चर, उसका थोड़ा आउटगोइंग कल्चर है, थोड़े ज्यादा प्रोग्रेसिव है वो हम लोग से तो हैं। और जिस साइड हम थे ना वहां पर भाई तू मानेगा नहीं, मतलब एक स्ट्रीट पे ही 3 इंडियन रेस्टोरेंट तो बथेरे थे वहाँ पर। और कुछ एक फ़ोन की दुकान में भी हम घुसे तो इंडियंस ही मैनेज कर रहे थे। फिर एक इंडियन सुपरमार्केट भी थी जहाँ से हमने मैगी वैगी और अपनी गपशप और नवरत्न ये सब ले यहाँ की नमकीनें, और इनफैक्ट वहाँ पे गन्ने बिक रहे हैं, गन्ने बिक रहे वहाँ गन्ने इतने गन्ने बिक रहे भाई, इतने लंबे। अरे भाई, तो मतलब ये था कि वहाँ पे उस एरिया में इंडियंस तो फुल पावर थे भाई। मतलब ये नहीं होगा आपको कि यार मैं अपना देश का खाना मिस कर रहा हूँ, वही पिज्जा वीजा खाना पड़ रहा है, प्रॉपर खाना अवेलेबल, डोसा वोसा समोसा वमोसा सब मिल रहा था। और हम सेंट्रल गए थे घूमने। सेंट्रल पे भाई
सोविनियर शॉप्स हैं, शॉपिंग है, H&M और ज़ारा तो वहाँ पर ऐसे है भाई, आपको हर उस पे मिल जाएगा मेन सेंटर पे। खाने का भी ना इन लोगों को बड़ा शौक है, इंडियन फूड, गोरों को इनको बड़ा पसंद आता है, तो वो देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि भाई ये इंडियन फूड को इंडियन रेस्टोरेंट में सिर्फ बढ़िया। देसी नहीं बैठे हैं, गोरे भी बैठे हुए थे वहाँ पे। और जहाँ की सेंट्रल की बात कर रहा शुभम, वहाँ पे एक बहुत फेमस वो ब्रिज है, वहीं पे खड़े होकर हमने अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। यहाँ पे आप देख रहे होगे स्क्रीन पे आ रही होंगी, रील भी बनाई रील थी। वगैरह बनाई हमने वहाँ पे। वहीं पे ही हमने सोवेनियर लिया था, जो कि हमारा हर कंट्री में एक काम था कि जाके जो फ्रिज में चिपक जाए, फ्रिज मैग्नेट लेना। फ्रिज मैग्नेट वो जरूरी है लेके आना, वो जरूरी है, आपकी मेमोरी रहती है। भाई जैसे घर में कोई आया गेस्ट भी फ्रिज देगा तो उसे लगेगा ना भाई लड़का घूमने वाला है, मतलब कोई तो घूमने गया घर में यहाँ यार, वाह भी वाह। कोई तगड़ा घुमक्कड़ है। और भाई हमारा ज्यूरिख लैंड करने का मेन पर्पस ये भी था, हमने वहीं से वीज़ा लगवाया था उसी कंट्री से, तो वहाँ पे लैंड करना ज़रूरी है एक बार उस कंट्री में। फर्स्ट टाइम जब जिस कंट्री से आप लगवाते हो उसमें आपको लैंड करना होता पर ओवरऑल भाई 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? भाई मैं उसको रेटिंग दूंगा 8, 2 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ ज़्यादा दिन नहीं बिताए, तो बता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, मतलब 2 दिन के एक ही दिन बिताया था, 2 रातें थी हमारी वहाँ पे, तो मैं उसको 8 दूंगा। भाई मैं दूंगा 7.5। और भाई एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्यूरिख में ऐसा कहा, हमारे साथ हुआ नहीं ना हमने देखा, बट ऐसा कहा जाता है, मतलब हम कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे जो लड़कियां थी कि भाई हम कहाँ जाएं ये वो, तो उन्होंने हमें क्लब के नाम बताया, पर ये भी कहा कि बी केयरफुल, कीप योर ड्रिंक्स कवर्ड। अगर आपके पास बियर है तो उसमें थम डाल के रखो, अगर आपके पास ग्लास है तो ऐसे करके रखो, क्योंकि लोग स्पाइक कर देते हैं आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, कोई ड्रग मिला दिया। वो चीज़ वो कह रही थी कि पूरे ज्यूरिख में बहुत कॉमन है। हम 2 बार क्लब गए, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं ना एक्सपीरियंस करा, बट ये चीज़ और लोग वहीं के लोकल बता रहे तो हो सकता है। वैसे भी हम अपनी ड्रिंक का ख्याल तो रखते ही हैं। मैंने तो नहीं रखा ख्याल पर्पसली कि भाई कोई कुछ डालना दे, सही बताऊं तो मैं तो ज़्यादा सोचा नहीं था, माइंड में नहीं आ रहा था। ठीक है उन्होंने एक बार बता दिया, हमने कहा ठीक है ओके जी, उसके माइंड में नहीं। बट ज्यूरिख भाई सच बताओ एक्सपेंसिव है, क्योंकि यूरो से भी मतलब ज्यूरिख में ना उन्हीं की करेंसी चलती है, तो बेटर है कि आप एयरपोर्ट या कहीं से कन्वर्ट करा लो उनकी करेंसी। हालांकि आप अगर मल्टी करेंसी कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो यूरो में ही कटते हैं पैसे, बट उनकी करेंसी अलग है। तो कई बार जब हम कुछ खाने को ले रहे थे वो अपनी करेंसी मांगते हैं, हमारे पास यूरो ही थे तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे हमसे उसके, तो और वो थोड़ा महंगा है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में से एक है ज्यूरिख, तो भाई तभी 7। हाँ तभी 7। वहाँ पे वैसे ट्रैवल करने में कि आपको कहीं जाना है तो ट्रैम बेस्ट है, कैब वैब से। ट्रैम थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगी भाई मुझे, लोग भाई स्ट्रीट के नाम याद नहीं रहते क्योंकि लंबे लंबे नाम है, तो उसमें क्या रहता, हमने क्या किया था कि फोटो खींच के रख ली थी, तो जहाँ जाना है उसका हमें याद था कि भाई यहाँ जाना है हमें, तो हम उससे पूछ रहे थे भाई ये लांगस्ट्रा से जहाँ भी हम रह रहे थे वो कहाँ है, तो फिर वो पता चल जाता था पूरा रूट। तो ज्यूरिख के बाद हम लोग पहुंचे फिर अपना स्पेन। अच्छा तू कितने नंबर देगा उसके, ये तो बता दे। भाई 6। अच्छा 6 भाई 6 क्योंकि यार हैपनिंग इतना नहीं था, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना वो नहीं था, तो मैं 6 दूंगा। चलो कपल्स के लिए बढ़िया है, वो कपल जा सकते हैं, कपल्स की पूरी मौज है वहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि वेदर भी उनके हिसाब का। अगली अपनी थी भाई बार्सिलोना में जब हम लैंड हुए तो एक फीलिंग ये ज्यादा ये आई कि भाई अब कहीं बाहर आए हैं, सच बताऊं मैं आपको तो। हाँ क्योंकि भाई वहाँ का और ऐसा था कि भाई यहाँ पे पार्टी बढ़िया, मतलब उतरते ही होते नहीं कि हवा में पता चलता है कि भाई यहाँ ऐश होने सही वाली बता है। दूं। हाँ सही में भाई बार्सिलोना थोड़ा सा देख, एक तो वार्म है, थोड़ा कंपैरेटिवली सनी है, आर्किटेक्चर उसका थोड़ा मॉडर्न है। ज्यूरिख का जैसे आर्किटेक्चर हम ज़्यादा देख नहीं पाए क्योंकि वो थोड़ा सिटी वाइब्स है, बनी हुई है बिल्डिंग्स, पर वो इतनी पुरानी नहीं जैसी नहीं लगती। बार्सिलोना थोड़ा पुराना आर्किटेक्चर, तो ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ नया देख और रहे वहाँ हैं। पे कैब भी बड़ी आती है कि पूरी मर्सिडीज की एक प्रॉपर वैन आती है वहाँ पे। अच्छा कैब ही यही चलती है वहाँ पे, भाई वो वैन वाली आती जैसे है, यहाँ पे वो नहीं चलती कार्निवल की या कार्निवल उसकी तरह होती है। और भाई उस पे घूमने में देखो मजा आता है कि भाई आप एयरपोर्ट पे बार्सिलोना को ये बोलूंगा मैं कि थोड़ा फैंसी है वो, फैंसी मतलब विदेश, जिसे तुम लगे हाँ कि तुम विदेश में आ गए हो, बढ़िया फील आती है भाई। लेकिन एक चीज और है, वहाँ जैसे 3 लोग हैं हम, और यहाँ पे जैसे डिजायर मंगा ली हमने तो 2 बैग वो पीछे रख लेगा, एक आगे रख के ले जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे कैमरी भी आई या टोयोटा कोरोला भी आई तो 3 बैग और 3 बंदों को मना कर दिया कि एक्सेल बुक करो कैब। तो एयरपोर्ट पे ही हमें लगा ले एक्सेल कैब लेने में ही आधा पौना घंटा लग गया।
और वहाँ पे लोकल टैक्सी वालों से ज़्यादा बेटर है कि आप ऊबर या बोल्ट जो भी वहाँ ऐप चलती है उन्हें बुलाओ। इंडिया में तो छत के ऊपर रख देते हैं। हाँ, इंडिया में छत पे, वहाँ नहीं रखते ये सब, वहाँ तो भाई एक्सेल बुलाओ इंडिया ही बढ़िया है सबसे ज्यादा जुगाड़ों में, वैसे बाहर इतना जुगाड़ चलता नहीं। भाई स्पेन में मैंने वो सुना है टोमेटो वाला, कुछ देखा वहाँ पे? नहीं भाई, वो उस एरिया में नहीं उस होता, एरिया वो में नहीं गए हम भाई, वो कहीं और ही बार्सिलोना में नहीं था, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है। वेट करने के बाद भी ना, जब हम कैब से जा रहे, जब कैब का वेट किया, जब हम पहुंचे वहां भी हमें वेट करना पड़ा जहाँ पे हम रुके थे। ला फेमिलिया नाम था उसका। सग्रादा फैमिली। हाँ, सग्रादा फेमिलिया था। और वहाँ पे भाई, वहाँ पे भी हमने बाहर वेट करा, और वो कह रही है आ रही हूँ। जो बीएनबी की हो, जो ओनर थी बेसिकली। वो बेसिकली ओनर नहीं थी, वो थी उसकी एम्प्लॉय कंपनी की। तो वो आई, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया भाई, वो भी ऐसा एक ड्राइंग रूम भाई, उसके सोसाइटी की लिफ्ट में मतलब 2 जने भी ऐसे साथ चल के सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मैंने देखा था भाई इतनी पतली सीढ़ियाँ, मतलब लगा ले ना, या तो बैग चलेगा या आप ये चलोगे। फर्स्ट वाले पॉड में बताया भी था, I guess, देखा था मैंने। और लिफ्ट में 3 लोग नहीं वो घुस तो सकते। बहुत छोटी सीढ़ियाँ थी। बहुत छोटी भाई। भाई उसमें हमने ऐसा किया था, गांधी चला गया था एक बार लिफ्ट से अपना बैग के साथ ऊपर चला गया, फिर जब लिफ्ट नीचे आई तो पीयूष गया, इसके बैग गया, और फिर इसके बैग के ऊपर मेरा बैग गया, मैं बाहर था। लगा ले इतनी ही स्पेस थी। हाँ पूरी मैंने lift देखा था, में। वीडियो में देखा था। हमने कहा भाई कैसे घुसे इसमें। तो वो बहुत एक्सपेंसिव अपार्टमेंट था हमारा, जबकि वो इतना छोटा भाई था। वो 2 रातों का कम से कम 42,000 रुपए, मतलब 20,000 पर नाइट का था। और उसमें भी 2 रूम्स नहीं थे, एक डबल बेड और एक सोफा कम बेड था बाहर, और वैसे टीवी और एसी ये सब था। और उसने ना 2 पेयर ऑफ चाबी दी थी कि भाई साइन करो, और 2 पेयर ऑफ चाबी, जिसमें से एक चाबी हमने खो दी, तो उसकी पेनल्टी हमें पड़ी 100 यूरो, मतलब 200 यूरो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ली थी कि 14 दिन बाद रिफंड होगा। 100 यूरो कितना हुआ इंडियन रुपीस में? भाई हमने 91 पे एक्सचेंज करा था, 91.5 पे। 9,000 ले चले गए हमारे उस चाबी के, जो कि चुभ रहे हैं अभी तक। चुभेंगे वो, देखो। और बार्सिलोना में और इंडियन फूड की बात करें तो वहाँ पे आसपास बहुत आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। हम लोग भी सग्रादा फैमिलिया के पास ही एक, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था एक इंडियन रेस्टोरेंट, अतिथि, वहाँ पे गए थे। वहाँ का खाना बहुत बढ़िया था, बट वही है कि बहुत एक्सपेंसिव शहर है वो, तो हमें बहुत महंगा पड़ा वो। मतलब 70 यूरो के आसपास हमको पड़ता, मतलब हमको यूजुअली पड़ा था ज्यूरिख में 50 यूरो के आसपास खाना, यहाँ पर था 70-80 यूरो। थोड़ा एक्सपेंसिव था कंपैरेटिवली, लेकिन टेस्टी था, बढ़िया था। अच्छा, अतिथि ये मैंने और भी जगह देखा, काफी बड़ी चेन है भाई क्या? कुछ नेम कॉमन है, बॉम्बे स्पाइस, बॉम्बे या दिल्ली 6, नमस्ते इंडिया, ताज महल, गांधी, सम्राट, ये सब कॉमन नाम ही रख देते हैं वहाँ सब इंडियन रेस्टोरेंट। पर मैं सबको ये कहूंगा कि एक बार जरूर जाना, जब आप शहर में पहुंच गए हो, इंडियन रेस्टोरेंट जरूर जाओ, क्योंकि भाई जो लोग मिलते हैं ना वहाँ पे, उनसे आप पूछ सकते हो थोड़ा सिटी के बारे में, कहाँ जा सकते हैं, इंडियंस होते हैं उनसे हिंदी में, वो वहीं रहते हैं, तो वो एप्स बता देते हैं, पार्टी कैसे ढूंढो ये बता देते हैं, सब अच्छे से समझा देते हैं। और उन्होंने ये भी बता दिया था कि भाई मोरक्किश लोगों से बच के रहना, क्योंकि वो स्कैम करते हैं, चोरी वोरी कर लेते हैं, सीधा बैग वैग काट लेते अब ये हैं मोरक्किश कौन होता है? भाई मोरक्को एक कंट्री है, वहाँ के लोग बार्सिलोना में रहते हैं, वो कर्ली हेयर उनकी पहचान होती है। मतलब ऐसा नहीं सारे ही ऐसा हूँ, मतलब जो बेसिकली डंकी रूट से आए हैं। और भाई वहां में मेरे को एक चीज बहुत हैरान कर दी, हम वहां पहुंचे भाई, टैक्सी वैक्सी बुलाई, अब हमें लगा स्पेन और बार्सिलोना तो बहुत दूर है, वहां तो अपने लोग कम होंगे इंडियंस। भाई टैक्सी में आए ही लेने हमें पाकिस्तानी, हमने कहा ये यहाँ तक पाकिस्तानी। मैं भाई बहुत हैरान हुआ, हम उनसे हिंदी में बात करते हुए जा रहे हैं, तो मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि चल ज्यूरिख में तो बहुत इंडियंस, क्योंकि ज्यूरिख में भी हमारे टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी थे, तो मेरे को लगा था चल स्विट्जरलैंड तो बहुत इंडियंस आते हैं, बहुत पाकिस्तानी आते हैं, बार्सिलोना में कहाँ होंगे भाई? बार्सिलोना में भाईजान यहाँ बच के रहना, यहाँ बाहर से लोग आ जाते हैं ना तो ये पिक पॉकेटिंग करते हैं। हाँ ये मोरक्को से लोग आते हैं, मोरक्को से मतलब लोग काफी जा रहे हैं बाहर इस टाइम पे। भाई बहुत। और उनका एक्सेंट भी ऐसा होता, कुछ पूछो नहीं भाईजान ये और तरह की है, वो जगह और तरह की है, वहाँ ऐसे मत जाइएगा। अच्छा, पता कैसा लगा कि पाकिस्तानी है या फिर पूछ लिया ना हमने आप कहाँ से हो, बांग्लादेशी भी बहुत ज्यादा? नहीं वो बता देते हैं। वैसे हाँ ये एशियंस बहुत है भाई वहाँ। और भाई बार्सिलोना की अगर नाइट लाइफ की हम बात करें, जो लोग हमें सुन रहे हैं भाई नाइट लाइफ बताओ बार्सिलोना की कैसी है, तो भाई नाइट लाइफ के लिए हमको वहाँ पे 2-3 क्लब्स हमें लोगों ने बता दी थी, हम सीधा वहीं पहुंचे। ओपीएम और पाचा 2 क्लब्स ऐसे यहाँ पे जो बहुत पास ही हैं, और हमारे शोको भी है। हाँ शोको भी तो है। हमारे बीएनबी से वो 5-10 मिनट की ड्राइव थी स्ट्रेट, बहुत पास था। तो हम वहाँ पे इतने हम थोड़ा कैब वाले से ना ट्रेनिंग ले रहे थोड़ी कि भाई कैसे मतलब क्या माहौल रहता है, पूछ रहे उससे, तो उसने पूरा इतने बता दिया था कि भाई कौन सा क्लब अच्छा है क्या है, तो
फिर हम 5 ओपीएम में गए थे सबसे पहले। और बढ़िया था, अच्छा क्लब है यार, बहुत मैसिव है वो, बहुत बड़ा बना हुआ है और बहुत ही हैपनिंग है। मतलब लगा ले वहाँ पे घुसने के लिए लाइन लगी हुई थी, क्राउड कैसा था? बहुत तगड़ा क्राउड। मतलब ऐसा क्राउड नहीं देखा भाई। मतलब ऐसी छोरी, ऐसी लोंडियां और ऐसे लोग। कि भाई विदेश आए हैं, कुछ आए हैं विदेश मतलब वो से। ना बीच फ्रंट है और ओपीएम शोको सबकी एक बालकनी है जो बीच से भी मैंने कनेक्टेड देखा था है वीडियो में। और बाकी अंदर भी तगड़ा माहौल है। और भाई वहां पर एक चीज हमारे साथ ये भी हुई थी कि सबकी एंट्री हो गई, सब जा रहे अंदर। हमें सालों ने अलग से कहा कि 20 यूरो की एंट्री, तो हमने 60 यूरो वहां पर दिए, जिसकी उन्होंने हमें एक ड्रिंक दी। पर ड्रिंक का प्राइस लगा ले जैसे 9 यूरो की एक बियर थी या 6 यूरो की, तो उन्होंने पूरा टोकन रख लिया 20 का हमसे। बैक कैश बैक ना नहीं दिया। ना ना कैशबैक ना अलग से कुछ कूपन। मतलब अगर तुम्हारे पास 20 यूरो है तो तुम स्पेंड One करो, time ही बेशक करना है तुम उसे एक 12 ही किलो ड्रिंक या- मिलेगी उसमें। तो हमारे साथ, और सिर्फ हमारे साथ करा, बाकी लाइन में आगे पीछे वालों के साथ नहीं करा ये बट वहाँ चीज। पे इतनी भीड़ थी, सब कुछ था, वो उनको टाइम कैसे मिल रहा था कि ये बंदा आएगा? भाई एंट्री पे ना लाइन लगी हुई थी, तो वो सबको देख के ही भेज रहे थे अंदर। उन्हें पता कौन गोरा है, कौन देसी है, कौन एशियन है, कौन क्या है, तो वो देख देख कर बोलते हैं कि इनको यहाँ भेजो। और ये लोग इंडियंस को थोड़ा देख के उन्हें लगा होगा कि ये पैसे वैसे नहीं देंगे, अंदर जाएंगे ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, कोई ड्रिंक नहीं पियेंगे, इसलिए पहले ही दिलवा दिए कुछ पैसे हम। बट कोई लोड नहीं क्या, 20 यूरो की थी हमने। हाँ, लोड तो कोई नहीं, मौज तो पूरी आई। अबे उन्हें पता थोड़ा ही है, साढ़े एक बार आएंगे तो कितने ही खर्चा कर देंगे। उन्हें ये भी लग सकता है कि इंडियंस बहुत खर्चा करते हैं, चलो और ले लो। भाई इंडियंस ना, वैसे इंडियंस की इमेज अच्छी है नहीं बाहर इंडिया के, सच बताऊं, क्योंकि हम जैसे उस क्लब के बाहर निकले तो भाई अपने इंडियन पाकिस्तानी लोग, कुछ लोग थे जो स्ट्रिप क्लब ले जा रहे थे लोगों को कि भाई स्ट्रिप क्लब चल लो, स्ट्रिप क्लब चल लो। तो एक पाकिस्तानी भाई उसमें से हमारा फ़ैन निकल गया, तो वो कहता कि भाईजान देखो मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिप क्लब मत जाना। हमने कहा क्यों? वहाँ कहते वहाँ ना स्कैम है। हमने कहा क्यों? वहाँ मतलब लड़कियाँ नहीं होती? तो कहते नहीं तो होती है, आपको ही कर देंगी। कह रही आपको भी कर देंगी। कह रहे वहाँ वो अलग तरीके का स्कैम होता है। मतलब वो और नोट निकलवाएंगे हमसे और ज्यादा खर्चा करवाएंगे और चूना लगाएंगे वहाँ की। हाँ, तो कहते हैं मैं तो आपको सलाह दूंगा मत जाओ। वो कहते हैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ स्ट्रिप क्लब चलोगे तो आपको स्ट्रिप क्लब लेके जाएंगे, वापस लाएंगे और क्लब की एंट्री भी फ्री करा देंगे। ऐसे पैकेज बना रखे उन्होंने। और वहीं घूम रहे सब भी। वही घूम रहे हैं। हमने कहा हमें नहीं जाना भाई। और भाई हम पार्टी करके निकले तो कुछ लोग तो ये कर रहे थे, कुछ लोग बीच पे रोज बेच रहे थे। जैसे वहाँ लड़की बैठी है और हम तीनों बैठे हैं, तो हमारे पास आ गए फूल लेके कोई पाकिस्तानी भाई कि भाईजान दे दो ना बच्ची को एक फूल, दे दो ना, मेरी तरफ से दे दो, आप मेरी तरफ से दे दो। तो उसने ना लड़की को ऐसे कर करके, हमने कहा हमें नहीं देना, हमें नहीं देना, उसने लड़की से बात करके फूल दे दिया उसको। तो रख लो आप, फ्री में रख लो। फिर उसने रख लिया तो कहते अब आपको जो अच्छा लगे दे दो। ऐसे काम कर रहे वहाँ। और इंडियंस और पाकिस्तानी रात को 3 बजे वहाँ समोसा बेच रहे, समोसा। भाई वहाँ पे ये है 4-5 बजे समोसा बिकता है वहाँ। हम एक हरियाणवी अंकल मिल गए, वो कहते हैं कि अरे तू कहाँ से हो आप लोग? हमने बोला कि हम इंडिया से ही हैं, दिल्ली से हैं। कहते अच्छा मैं हरियाणा से हूँ। तो कहते रुको यहाँ किसी का समोसा नहीं खाना है, जो पाकिस्तानी लोग हैं ये बेकार घटिया पुराना समोसा बेचते हैं। हमने कहा कि कहते कि मैं आपको स्पेशल समोसा खिलाऊंगा, बढ़िया गरम गरम। आ गया समोसा और वो भी ठंडा निकला। हमने कहा भाई ये बढ़िया समोसा आया। लेकिन उन्हें ये कि बातचीत बढ़िया, खातिरदारी बढ़िया करी। पर मजा है उस टाइम पे समोसा खाने में कि भाई क्लब के बाहर भूख लग रही और समोसा खा रहे। हम सोच रहे हैं बार्सिलोना में क्या चल रहा है भाई, समोसा मिल रहा है। मतलब बेसिकली जो हम ये कह रहे हैं कि इंडियंस की वहाँ पे वैसे लोग इतने रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इंडियंस की इमेज खराब है। तो एक तो मेजरली ये भी है, चल ठीक है अंकल है तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ गोरों को लगता है अच्छा ये तो देसी है, इंडियन है, अच्छा ये तो ये काम कर रहा है। मतलब ये समझते हैं कि इंडियंस छोटा काम कर रहे हैं। ये उनकी सोच है। ये उनकी सोच है, जो कि कर भी रहे हैं, तो इसलिए वो इंडियंस को ज्यादा वो नहीं करते। और उसके बाद एक और क्लब हम गए थे अगली रात, उस रात हम जा नहीं पाए थे। राजमटाज एक क्लब है वहाँ पे, वो लगा ले, वो वाला क्लब है जो 5 फ्लोर्स से बना हुआ है। वो बार्सिलोना का बेस्ट क्लब। वो मल्टीपल उसमें वो चल रहा है म्यूजिक, मल्टीपल रूम्स हैं, हर रूम में अलग अलग म्यूजिक है और हर रूम में अलग अलग बार बने हुए हैं। तो वहाँ पे जाओ, एक जगह टेक्नो चल रहा है, एक जगह ईडीएम चल रहा है, एक जगह R&B, मतलब अलग अलग तरीके का म्यूजिक चल रहा है। अबे भाई वो अपने आप में लगा ले 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें भाई एक फ्लोर पे 2 डांस फ्लोर है, एक बड़ा डांस फ्लोर है, एक छोटा डांस फ्लोर है, एक स्मोकिंग जोन है जिसकी छत है,
मतलब हर जगह लोग खचा खच भरे हुए हैं भाई, खचा खच। भाई यहाँ से क्लबिंग और वहाँ की क्लबिंग में क्या अंतर? भाई बहुत अंतर है यार, बहुत भाई है। इंडिया की क्लबिंग मैं सही बताऊँ ना, बेकार नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम कंपेयर करोगे बार्सिलोना की क्लबिंग से तो मतलब मैं बार्सिलोना तो कहूँ कि क्लब्स जो बने हुए हैं ना वहाँ पे, वो ये उस तरीके से बने हुए हैं कि भाई लगता है कि आप कहीं आए हो, बढ़िया जगह पार्टी हो रही है। मतलब स्ट्रक्चर भी जैसे 5 फ्लोर बने हुए हैं। इंडिया में कोई ऐसा क्लब है नहीं, अभी तक हम गए नहीं, दिल्ली में तो हमने देखा भी नहीं आज तक। मतलब एक ही जगह पे अलग अलग फ्लेवर ऑफ म्यूजिक दे रखा है, एक्सपीरियंस दे रखा है। बार्सिलोना। हाँ, इंडिया में ये अच्छी बात है कि भाई आप किसी भी जगह जाओ आपको खाने को भी मिलता है ड्रिंक्स के साथ, वहाँ पे आपको कुछ खाने को नहीं, ओनली ड्रिंक्स मिलती हैं। और ठीक है, वहाँ पे किसी को ना किसी से मतलब नहीं होता, कोई दिखावेबाजी, कुछ हवाबाजी, ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे सब लोग चिल ही कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। मतलब इंडिया में जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग थोड़ा ग्रूव कर रहे होते हैं, कम कम स्टेप्स कर रहे होते हैं। वहाँ पे लोग भाई वाइल्ड होते हैं, वहाँ पे लोग अपने जलवे दिखा रहे होते हैं। कुछ जगह तो हुनरबाज आए हुए होते हैं और हर एज ग्रुप के लोग अपने आप को ना मतलब फ्री रखते हैं, फ्रीली इंजॉय करने आए हैं वो उस रात। वो हवाबाजी करना, नोट उड़ाना या टेबल बुक करना, वो चीज जैसे यहाँ होता है ना कि भाई घड़ी पे वो गिर रही है, शैंपेन जूतों पे गिर रही ये है। कल्चर तो देखा ही नहीं भाई। कोई नहीं देखा, पूरे यूरोप में ही कहीं नहीं देखा। मतलब वो उनके लिए पार्टी मतलब इंजॉयमेंट है, वो सब इंजॉय कर रहे हैं अपने आप। और वैसे ओवरऑल फ्रेंडली भी हैं लोग वहाँ पे ना। जैसे आप पार्टी करने गए, वही किसी से बात करते हो तो करते हैं, पूछना है कुछ तो किसी और क्लब के लिए गाइड कर देंगे, बाहर कोई मिला है, हेल्पफुल है वहाँ पे लोग, आसानी से बात कर। बार्सिलोना को कितने नंबर देगा तू अगर? भाई बार्सिलोना को तो भाई 10 में से 10 दिए जा सकते हैं भाई, बढ़िया भाई एक्सपीरियंस बार्सिलोना में ना हमने एक चीज और करी थी। अगले दिन हमने बोट पार्टी करी थी एक। तो बोट पार्टी नहीं थी, वो एक क्रूज था जो हमने लोगों के साथ शेयर करा था। तो वो हमने गेट योर गाइड से बुक कर लिया था ऐसी। वो वहाँ की ना मेन एक स्ट्रीट है रामला स्ट्रीट से सीधा जाके एक वो नदी के पास का एरिया आता है जहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर भी है, मैरी मैग्नम करके। वहाँ पर हम इसके लिए कुछ टी शर्ट भी लेकर आए थे। शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, नदी है सामने, और मतलब वो वाला बोट पार्टी भी आप कर सकते हो, प्राइवेट यॉट भी ले सकते हो। वो थोड़ा फैमिली वाला था कि मतलब वो भाई एक family भी एक्टिविटी थी हमने वहाँ कर पे। ली थी जो कि आप आराम से ऐप से बुक कर लो टिकट। 1800 पर पर्सन या 2000 पर पर्सन थी। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हो, कम लोगों में करते हो तो अलग अलग रेट्स हैं उसके। मतलब उसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पूरी बोट पे तुम्हारे अपने ही लोग हैं, प्राइवेट पार्टी कर रहे हो तो उसके भी अलग अलग रेट्स हैं, वो भी ऐप में मेंशन्ड है सारा। बाकी बार्सिलोनीता बीच है वहाँ घूमने को, बीच अच्छी बीच है वो, हम रात को गए थे। और भाई बाकी बस बार्सिलोना इतना ही था हमारा, हमने यही चिल मारा। वहाँ पे हमने वापसी में ना रामला स्ट्रीट पे बॉम्बे स्पाइस करके एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाया था, वो भी अच्छा था अगर किसी को जाना हो। रामला स्ट्रीट वहाँ की मेन स्ट्रीट है, वो मतलब भीड़ रहती है वहीं, सबसे ज़्यादा जेबें कटती हैं। तो वहाँ तो हम ऐसे जेब में हाथ डाल के ही घूम रहे थे, स्टोरी बनाने के लिए फ़ोन निकालने में भी डर लग रहा था। तो भाई फाइनली बार्सिलोना रेट कर दो, कितना करोगे आप? मैंने तो कर दिया भाई। आपने तो 10 कर दिया भाई। भाई मैं उसके नंबर 2 काट लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्टे वाइज एंड हर चीज़ में भाई एक्सपेंसिव। जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। हाँ स्विट्जरलैंड उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है भाई, भाई। स्टे तो उससे ज़्यादा महंगा पड़ा। हम सग्रादा फैमिलिया में रुके थे। सग्रादा फैमिलिया वैसे क्विकली बता दूं, वहाँ की एक बहुत टूरिस्टी साइट भी है। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप मेन सिटी में रह के कैब के पैसे बचा लो, जैसे हम क्लब के भी पास थे, हर जगह के पास थे, या फिर आप आउटस्कर्ट्स पे रह के ट्रैवलिंग में पैसे दे दो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ट्रैम की फैसिलिटी और ट्रेन्स की फैसिलिटी मेट्रो की हर जगह होती है, तो अगर आप वो कर सकते हो। हम मेट्रो में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने मैं उसे कहूँगा महंगा बहुत ज़्यादा, तो मैं 8 नंबर मैं भी उसको 8 नंबर दूंगा, और सेम रीज़न, बहुत महंगा मुझे वो 40,000 रुपये 2 रात के इतने खलते हैं। हाँ, और 10,000 चाबी के अलग। चाबी के तो चल वो तो हमारी गलती मैं थी। भी एक पॉइंट काटूंगा भाई, मुझे याद आ गया। मैं जॉर्डन रह गया, एक जॉर्डन आ जाते। हाँ भाई यार, और क्या। तो भाई फिर हम बार्सिलोना के बाद जाते हैं, स्पेन का ही एक आइलैंड है इबिजा। इसके लिए हम तीनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत लोगों से हमने सुना था कि भाई यहाँ पार्टी बहुत तगड़ी होती है, लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि भाई कुछ देखा है, कहीं घूम के आए। इबिजा नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि इबिजा क्या जगह होगी इबिजा। भाई इबीजा में हमने कुछ नहीं करा, इबीजा में हमने सिर्फ पार्टी करी है। 4 दिन हम वहाँ थे, चारों क्लब हम क्विकली बता पर देते हैं। सबसे गंदी चीज जो थी वो थी फ्लाइट वहाँ की, जिस फ्लाइट से हम गए थे, यार जो कि 1 घंटे की फ्लाइट थी, और पर वो स्पेस सस्ती ना लेग स्पेस होती ना कुछ होती, और ऑप्शन भी वही है, वही फ्लाइट जाती है यहाँ पे, तो कुछ कर नहीं सकते।
बट उसके आगे की जो जर्नी थी वो बहुत बढ़िया गई थी। मतलब उसके बाद हम रोज ही पार्टी कर रहे थे वहाँ पे किसी ना किसी क्लब में, क्योंकि वहाँ और कुछ करने को तो है नहीं। हमने भाई जाते ही कर ली थी बोट पार्टी करी थी हमने गेट योर गाइड से बुक। और हम वहाँ पे भी ना मेन एरिया में थे, हमारे मेन एरिया का नाम था एविसा में एक इलाका था करियर दे मद्रिद, हम वहाँ पे रुके हुए थे एक बीएनबी में, जो कि हम एक ओनर के साथ ही रह रहे थे। तो वही वाला लॉजिक है यहाँ पे, अगर तुम बाहर लोगे सस्ता पड़ेगा, अंदर सिटी के पास लोगे जहाँ पे क्लब्स और ये पार्टी बीचेस हैं तो ट्रैवलिंग बच जाएगी। पर वो लकीली बहुत अच्छा अपार्टमेंट मिल गया हमको, सस्ता मिल गया, मतलब 10,000 पर नाइट मिला। तो हमारे उसमें 2 रूम्स अलग थे, मतलब पहली जगह पे हमारे को सोफा कम बेड नहीं मिला था, 2 रूम में प्रॉपर बेडिंग मिली थी। और वो पूरी वो दे रखी थी सहूलियत की, भाई कपड़े धोने कपड़े धो लो, बियर पीनी है फ्रिज में से निकाल लो, चिल करना है ड्राइंग रूम में बैठ कुछ जाओ, अगर podcast पकाना है तो कर लो। बाहर से ले आओ पका लो, लेकिन अगर खाओगे तो बर्तन धो देना। वो तो हर बीएनबी का रूल ये है। करना पड़ेगा। तो ये था। और भाई सबसे पहले दिन हमने करी बोट पार्टी हमने ऐप से हाँ बुक कर ली थी। उस रात तो हम थक के सो गए थे, पहली रात ही वीजा की हम सो गए थे, क्योंकि भाई हम थके हुए बहुत थे, हर दिन से पार्टी करते आ रहे थे। पर प्लान हमारा मन तो ये था कि जाएंगे अगली पार्टी करने भाई, लेकिन हालत जो टूटी थी। दीपक बोला चलने के लिए, आप लोगों ने मना कर दिया था। हाँ भाई सुना था मैंने पॉडकास्ट। हम ना ये सोचते थे कि भाई थोड़ी ना पीठ सीधी कर लेते हैं, पीठ सीधी के चक्कर में हम दोनों सो गए। फिर जब हम उठे तो भाई फिर मन नहीं करा, अब नहीं जाना भाई, सो जाते, कल चलेंगे, अभी तो 20 दिन है, ये हमने सोचा। तो भाई फिर सो गए। फिर अगले दिन हम गए थे, कहाँ गए थे अगले दिन हम गए थे भाई हाई इबीजा वहाँ का नंबर 1 वोटेड क्लब है पूरे वर्ल्ड का। तो ये हमें एक्सपीरियंस करना था दुनिया का सबसे तगड़ा क्लब कैसा होता है। 70 यूरो की एंट्री है, ठीक है, और मतलब 6,000 रुपये पर पर्सन, मान लो 6-7 हज़ार रुपये पर पर्सन, सिर्फ एंट्री, नो कवर चार्ज। और भाई अंदर मैसिव स्टेज है, 2 स्टेजेस है भाई। ये मान ले कॉन्सर्ट चल रहा है अंदर, एक मल्टीपल स्टेज बने हुए हैं, मल्टीपल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे अलग म्यूजिक वहाँ पे अलग म्यूजिक, ऊपर जाओ ऊपर बार बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब पूरा एक मैसिव अपने आप में कॉन्सर्ट वाली फील आ रही थी वहाँ पे कि हाँ मल्टीपल कॉन्सर्ट चल रहे हैं तुम्हारे। ये वही था डेविड गेटा वाला, आई गेस। डेविड गेटा वाला अलग था, वो उशवाया था, वो इसके सामने है, ये हाई इबीजा था। तो यहाँ पे भाई 20 यूरो की एक ड्रिंक मिलती है आपको, 20 यूरो समझ लें ऑलमोस्ट 1800 रुपये, तो 2,000 रुपये की एक ड्रिंक है। और क्लब मतलब कॉन्सर्ट वाइब थी, क्लब में मज़ा आया, म्यूज़िक गुड था। नेक्स्ट डे हमने उशवाया गए, डेविड गेटा वाला, क्योंकि वो 5 से 11 चलता है, तो 9 बजे डेविड गेटा की एंट्री होती है। उशवाया में भाई 100 यूरो की एंट्री, मतलब 9-10 हज़ार रुपये की एक जने की सिर्फ एंट्री। और उसके अंदर हमें मिली थी 200 यूरो, मतलब 195 यूरो की 5 ड्रिंक, मतलब 200 यूरो कितने हो गए, 18,000 रुपए की 5 बियर या 5 जो भी आप ड्रिंक। वहाँ ना बार कोड मिलता है, वो सही रहता है, मतलब हमें और महंगी पड़ती अगर हम वो नहीं करते, स्कैन वैन करके स्कीम होती है वहाँ कुछ। तो ये बेसिकली सही चीज़ है, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो उशवाया जा रहे हो, वहाँ पे आपको बाहर लोग मिल जाए कि आप ये स्कैन करके आपको सस्ता पड़ जाएगा, डरना मत, वो स्कैम नहीं है, वो जेन्युइनली आपको सस्ता पड़ मतलब वो क्लब के अंदर ही मिलते हैं। और भाई वहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ क्लब के बाहर जो ब्लैक्स होते हैं वो ड्रग्स बेच रहे होते हैं, कि कोकेन, ये तो हर क्लब के सामने मैंने देखा मोस्ट। हाँ ब्लैक्स का वैसे ये हर जगह ही देख लिया हर मैंने जगह तो ब्लैक्स ही माल बेच कुछ ना कुछ बेच रहे होता है, वीड कोकेन, ये चलता ही है भाई। मेरे को एयरपोर्ट पे टैक्सी ड्राइवर ने मेन्यू दिखा दिया था कि एक्सटेसी, एयरपोर्ट उतरते ही। ये तो थाईलैंड से भी ऊपर हो रहे हैं। ये वो कि सब मिल, दिस इज इबीजा, ये यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट, पैकेज दे रहा प्रॉपर भाई। मतलब तू कंपेयर नहीं कर सकता थाईलैंड या एशिया वाली साइड के वहां से, वो उसका एक अलग ही लेवल वो ऊपर है। चुप, मतलब वो वर्ल्ड की बेस्ट पार्टी कैपिटल में कहते हैं कि ये बेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, पार्टी करनी है इबीजा जाओ। और जो उशवाया की बात कर रहे हैं जहाँ पे डेविड गेटा आया था, उस कॉन्सर्ट वाले जो हॉल है उसकी अगर बात करूँ, वहाँ पे होटल बने हुए हैं चारों तरफ, होटल के रूम्स हैं बेसिकली, वो सबसे एक्सपेंसिव रूम्स है वहाँ पे पूरे इबीजा के, मतलब 80-90 हज़ार एक रात का है वहाँ पे। तो बेसिकली तुम रूम की बैल्कनी में आके तुम किसी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हो देख सकते हो, अपना चिल करो बैल्कनी में, और तुम्हारे सामने डेविड गेटा परफॉर्म कर रहा है तुम्हारे रूम से, और तुमको सामने भीड़ भी दिख रही है। ये तो बहुत तगड़ी चीज हो गई भाई ये लगा ले, ये जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट लोग पार्टी करने आते हैं ना, वही जगह थी। क्योंकि हम एक क्लब गए थे नेक्स्ट डे, बीच क्लब था, ओ बीच उसका नाम है, वहाँ पर भाई जेसन डुरूलो आ रखा था। हाँ हमने देखा भाई, वो एंट्री जैसे इंडिया में कोई सेलिब्रिटी आता है बाउंसर से ज्यादा एंट्री लेता है, फिर चला जाता है,
हमने वो देखा उसके बाद कि वो वैसे जा रहा है, उनका भी देख लिया ऐसे कि भाई गया सामने। ऐसे चिल कर रहा है भाई बंदा। उसने टेबल ले रखी थी एक अपनी, और वो बीच है, दिन के टाइम चलता है वो, और 4 से 10 उसकी टाइमिंग होती है। 40 यूरो की एंट्री थी वहाँ पे भी। तो वो वहाँ पे भी यही सीन था। भाई हम एक और बीच क्लब गए थे जो हम निकी बीच। निकी बीच क्लब। और ये कल्चर यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है वीज़ा का। मैं बताऊँ, जैसे मान ले तू बीच क्लब जाएगा, वो लोग खुले, वो ऐसे बीच क्लब्स खुले होते हैं दिन में। ये दिन की पार्टी हो रही है यहाँ पे, हम वहाँ पहुँचे 1-2 बजे, तो वो 1-2 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक चलता है वो वाला क्लब। और जब तुम वहाँ जाओगे तो रोड थोड़ी खाली वाली सी है, मतलब इतनी हैपनिंग नहीं है जो क्लब्स के बाहर यूजुअली भीड़ लगी होती है, वैसा कुछ सीन नहीं है। तुम अंदर घुसो, अंदर लाउड म्यूजिक और इतने लोग, मतलब 2-3 बजे दोपहरी में पार्टी चल रही है वीज़ा में एक बीच क्लब में। तो ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत ही अलग लगा कि यार ये क्या चटक चीज़ है यार, लोग दोपहर में पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि वो इतना भरा नहीं हुआ था, लेकिन वो कल्चर बहुत तगड़ा लगा मुझे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंदर जाके ये हो जाएगा। और युशवाया का भी जो वो था भाई डेविड गेटा का, उसके लिए मैं कहूँगा भाई वो तो एक बढ़िया ही एक्सपीरियंस था तो भाई। आउट ऑफ 3 ये उशवाया बेस्ट था मेरे ख्याल से। भाई उशवाया भी बेस्ट था, हाई बीजा भी बढ़िया था। मतलब उशवाया एक्सपीरियंस बहुत, हम भाई एक्साइटेड आपको मतलब बहुत। सही में तुम तीनों ने सारे क्लब पूरे देख डाले आसपास के जितने भी थे, तो ये भी एक भाई फिर हम परेशान हो गए कि भाई अब ना कॉन्सर्ट ही क्लब्स है, क्योंकि वहाँ पे एमनीजिया है, पाचा है, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि हर क्लब ना सिमिलर टाइप ऑफ वो हो रहा थी वाइब। तो हमने अपने होस्ट से पूछा भाई कोई क्लब बताओ यार, तो उन्होंने हमें 2 क्लब्स ऐसे बताए। एक तो था पाइक्स और दूसरा था अंडरग्राउंड, जहाँ पर लोकल लोग आते हैं, जो लोकल पार्टी करने वाले लोग होते हैं, स्पेनिश लोग, वो वहाँ पर आते हैं। तो पाइक्स में भाई हमारे फ़ोन पे तो लगा दी उन्होंने चेपी कि वीडियो अलाउड ही नहीं है, फोटो अलाउड। ये एक नई चीज हुई थी हमारे साथ और पहली वहाँ बार पे इसकी। ऐसा था भाई, ज़्यादा लंबी तो बालकनी कि बालकनी में चिलिंग करो, और डांस फ्लोर छोटा सा जिसे डांस भी करना है। तो वहाँ लोग नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग ज़्यादा कर रहे थे, बातें। और वहाँ पे भाई एज ग्रुप था 35 से 70 का, मतलब हम तो 18 से 35 वाले में जा रहे थे अब तक। 40 साल की आंटियां, 50 साल की आंटियां पार्टी और कर रही हैं। वो एक तो बाहर बंदा पियानो पे गाने गा रहा है, लोग उसके साथ मजे ले रहे, अंदर चल रहा डुच्चुक डुच्चुक डुच्चुक। भाई जो अंदर वाला म्यूजिक है ना, वो तो तुम बिना ड्रग के वहाँ तुम बज ही नहीं सकते। वो और ऐसा अंकल music- आंटी पहुंचे हुए हैं 70 साल के। अंकल भाई तू बिलीव नहीं करेगा, मैं जैसे वहाँ पे गया तो मैं वॉशरूम चला गया था, तो ये लोग शायद अलग थे थोड़ा। मैं वॉशरूम गया तो वहाँ पे मतलब लगा ले 50 साल की आंटी अप्रोच कर रही है कि हाय वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब उनको नेटवर्किंग करनी है, उनको भी करना है कि भाई तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या कल्चर है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या तुम वैसे और क्या वहाँ करते पे हो? सिर्फ हम 3 ही इंडियन थे, इसलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि भाई ये कौन है, 3 कहाँ देसी से कौन है, है? इनसे बात करो। तो मजा तो आता है ऐसे, मतलब अगर आप हाँ भाई अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम थक गए थे भाई। एक क्योंकि कॉन्सर्ट में क्या होता है, आप सीधा देख के पार्टी कर रहे हो डीजे को। नॉर्मल पार्टी में होता है आप सब इंटरैक्ट कर रहे हो, किसी को कोई मूव्स दिखा रहा है। यहाँ पे सब खड़े खड़े कॉन्सर्ट ले रहे थे, हम अलग जगह गए तो मजा आया हमें। उसके बाद अंडरग्राउंड का ये सीन था भाई, अंडरग्राउंड में थी अगले दिन जब हम गए तो इतनी लंबी लाइन, मतलब कम से कम उन्होंने आधा घंटा 40 मिनट कराया वेट लाइन में हमें। और यहाँ पे इन क्लब्स में भी एंट्री थी, पर 10-10, 20-20 यूरो की एंट्री थी, और अंदर ड्रिंक्स के प्राइस भी इतने कोई ज़्यादा नहीं थे। म्यूजिक वहाँ पर टेक्नो, डीप हाउस, यहाँ यही पे चलता सारे है। यंग लोग थे, यहाँ पे हमारी उम्र वाले लोग थे, और यहाँ पे भी मजा आया था प्रॉपर की भाई। डार्क वाइब थी, हल्की शेडी था, एक अलग, मतलब इबीजा में कोई जैसे लाइटनिंग और ये सब चलता रहता है ना भाई क्लब्स वगैरह में कि भाई तगड़ी लाइटिंग, ये वहाँ वो पूरा डार्क भाई था, बीच उल्टा। पे कैसा मजा आया आपको, बीच पे जाके वहाँ? बीच पे नहीं गए हम, सिर्फ 5 दिन उठते थे, खाते थे। वहाँ इंडियन खाने भी नहीं गए हमने, घर पे मंगा लिया था। वहाँ पे ऐप चलती है वोल्ट। हाँ वोल्ट ऐप, वोल्ट नहीं, ग्लोवो ऐप है। ग्लोवो ऐप से भाई अपने आप अपार्टमेंट में खाना मंगा सकते हो, वही जोमेटो की तरह 30-40 मिनट लगते हैं। पनीर पकोड़े वकोड़े, बिरयानी मंगा ली थी। और भाई वहाँ पे ना इबीजा में उशवाया के बाहर एक पिज़्ज़ा वाले की दुकान थी, वहाँ जाके भाई पिज़्ज़ा खाते थे पार्टी के बाद। भाई वो बेस्ट चीज लगी थी मुझे वहाँ की कि भाई एक वो पाकिस्तानी लोगों ने बना रखी थी, उनकी शॉप थी वो, और पूरा प्रॉपर कबाब, पिज़्ज़ा वगैरह वेजिटेरियन भी प्रॉपर मिल रहा था। तो वीजा मुझे लग रहा है पूरा पार्टी ही था पूरा का पूरा। देखिए भाई हमने यूरोप ट्रिप ही इसलिए बनाया था कि पार्टी करेंगे। अब लोग बोलेंगे तुमने पार्टी करी है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हमारा मोटिव ही यही था कि सिर्फ पार्टी करो। वीज़ा के बाद हम लोग ने हमारा अगला डेस्टिनेशन पर उससे पहले वीजा रेट तो कर दो आप। इबीजा भाई 10 जिस मोटिव के लिए हम गए थे हमने वहाँ पूरा करा, वो हमको लगा भी, और पैसे भी वर्थ इट लगे, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज हमने करी, तो 10 में से 10। भाई अगर 11 होते तो मैं 11 दे देता भाई, लेकिन 10 में 10 है तो 10। फिर हम पहुँचते हैं नीदरलैंड्स, एम्स्टरडम। वहाँ पे हम जाते हैं एम्स्टरडम में, और वहाँ की वाइब एकदम अलग। वहाँ पे हमारा हॉस्टल था क्लिंक नॉर्ड,
और एयरपोर्ट से उतरते ही हम लोग ने प्लान किया कि अपने हॉस्टल तक पहुंचते हैं तो हम कैब वैब करते हैं, बट सिंस हमने जब रेट देखे तो 100 यूरो आ रहे थे, 90 यूरो आ रहे थे कैब से, टैक्सी से। फिर हमें किसी ने बताया तुम ट्रेन ले लो, क्लिंक नॉट जो हमारा हॉस्टल है उसके पास ही एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ तक की ट्रेन मिल जाएगी तुमको डायरेक्ट। तो वहाँ पे हमने मोबाइल ऐप के थ्रू तुम लोग टिकट्स बुक कर सकते हो, या फिर वहाँ पे टिकट काउंटर भी होता है, तो हमने मोबाइल ऐप से टिकट्स बुक कर ली थी अपनी। वो हमें 10-10, 30 की 15 पड़ी थी। यूरो, 5-5 यूरो की। 5-5 यूरो मतलब हम नहीं भी करते तो कोई चेक करने नहीं आया, बट हमने कर ली। कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई आ जाए फालतू की पेनल्टी दे, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। वहाँ हम उतरे, स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पे ये सीन है, वो जो शहर है 2 हिस्सों में इस तरीके से बटा हुआ है, बीच में एक नदी सी है, एक नहर, एक नदी है बेसिकली, तो वो वहाँ पे फेरी चलती है। तो जब हम ट्रेन स्टेशन पे उतरे, हम देख रहे हैं क्लिंक नॉट तो यार बहुत पास दिखा रहा है, बट ये कैब दिखा रहा है घूम के, बिकॉज वो रोड का ट्रैक दिखा रहा है। कैब का पैसा था बहुत ज़्यादा। हमने किसी कैब वाले से पूछा हमें क्लिंक नॉट जाना है तो कैसे जाएँ, उसने बोला कैब कर लो, या फिर मैंने कहा फिर अगला ऑप्शन क्या है, उसने कहा फेरी जो तुम्हें नदी पार कराती है। तो मैंने कहा ये पेड है, कहता हाँ ये पेड है, ताकि हम उसकी कैब में चले जाएँ। पैसे तो एनी तुम्हें दोनों तरफ देने पड़ेंगे। फिर हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हमने कहा इसका रेट कितना कह रहा पता नहीं। हमने जाके किसी ऑफिशियल से पूछा ट्रेन स्टेशन पे, हमने कहा इसका रेट है कुछ, इसका फेयर है क्या फेरी का, कहता नहीं ये तो फ्री है। भाई 24 घंटे फ्री फेरी चलते हैं, सब लोग उसमें अपनी साइकिल वाइकिल लोड करते हैं, पैदल लोड हो जाते हैं, और वो इधर से उधर, मतलब 2-4 फेरी हैं, वो ऐसे जाती है ऐसे आती है, फेरी लेके आती रहती है। तो हम हॉस्टल पहुँचे, हॉस्टल में हमारे 4 रूम मिक्स्ड वाला डॉर्मेट्री था, और वो भी हमें काफ़ी महंगा पड़ा भाई। वो प्रॉपर ऐसा था कि भाई तुम ट्रेन के उसमें हो। तो भाई डॉमेट्री के बारे में बताओ मेरे को आप थोड़ा। डॉर्मेट्री भाई यार कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, गद्दा ऐसी था सोने लायक, पर ये था कि हमारे पैसे बचे रहते थे तो भाई हमने वो पर वो फिर भी महंगा था, महंगे में सबसे सस्ता ऑप्शन वो था। पर हॉस्टल अच्छा था हमारा, जो जिस तरीके से वो बना हुआ था और जो माहौल था वहाँ का वो अच्छा। मतलब वहाँ सब था भाई वहाँ। लेकिन एक बड़ी बेकार चीज थी, हर चीज के पैसे थे। पूल खेलना है आपको, पूल के पैसे। भाई आर्केड गेमिंग थी, बाइक्स होती हैं, वो एयर हॉकी था, सबके पैसे। वहाँ पे कैफे था, वहाँ पे चिलिंग एरिया था, बस टेबल टेनिस के पैसे नहीं थे। वहाँ पे नीचे बार था, सब कुछ था भाई। और हॉस्टल की सबसे बढ़िया बात की कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, तो आप सबसे सोशलाइज कर सकते हो, बात डॉम में कितने लोग थे? भाई हम 4 लोग थे, 3 हम थे और एक यूएस की बंदी थी, यूके की। उसके उस दिन बर्थडे था। क्या नाम बन दिया? नाम याद नहीं। उसके लिए बस हमें ये बुरा लग रहा था कि वो बर्थडे पे अकेली कमरे में बैठी हुई, लेटी हुई थी और अपना फोन में लगी हुई है, वेब सीरीज देख रही है। हम सोच रहे हो इतनी दूर वेब सीरीज देखने आई है, वहीं देख लेते। वही बर्थडे वाले दिन भाई हमें ना बुरा लग रहा, उसके लिए हमने सोचा चल इसको यार खाना वाना खिला लाते हैं, चल कुछ इंडियन खा लेगी हमारे साथ। तो हमने कहा कि क्या प्लान है तुम्हारे, कहती 7 बजे ना शाम को सोलो मिक्सर है, मतलब सोलो लोग जो भी आए हुए हैं उनका मिक्सअप है नीचे हॉस्टल में। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो हम भी चले गए उसमें। तो हमने देखा कि वहाँ पे हम तो चल 7 के थे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही थी, लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, पर उससे लोग कम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब वो हमसे बात नहीं कर रही, हम भी उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। फिर हमारे अपने प्लान्स थे, हम निकल गए, हम घूम के आए, वो हम बताएंगे कहाँ घूमे। फिर हम अगले दिन मिले कि हमने कहा तू कहाँ थी यार, क्योंकि हम देख रहे थे उसे वहाँ भी भाव नहीं मिल। कहती मैं तो डिनर करके आई, 25 लोग गए थे हॉस्टल में। हॉस्टल से हमने कहा हम तो तुझ पे तरस खा रहे, तू वहाँ मौज काट के आ गई, बताओ। मतलब वो जो बंदी थोड़ी हैवी थी वो, तो चल इससे मतलब नहीं है, बट पता नहीं वहाँ पे शायद लोग इसीलिए उससे बात ही नहीं कर रहे थे, फिर वो इंटरेक्टिव। पर वो हम ऐसा था कि हमारे सामने ही नहीं हो रही थी, वे ऐसे या ऐसा था कि जब हम उससे मिलते थे उससे कोई उसके आसपास या दोस्त नहीं होगा, या तो पर ऐसी हॉस्टल में बैठी। मजा तो आता है जब बैठते हो ना फॉरेनर्स के साथ, सारे लोग अलग अलग। हमें तो भैया जब भी दिखी वो अकेली दिखी, बस ये। बट हॉस्टल में मजा आता भाई, सही कह रहे हैं। भाई अब पार्टीज की तो बहुत बातें हो गई, मतलब पार्टीज तो आप लोगों ने तरीके से करी है, आप लोगों ने पार्टी तो बढ़िया करी है। कुछ यूनिक बताओ मेरे को, कुछ बढ़िया सा उसके अलावा, कुछ पार्टी के अलावा। भाई एम्स्टर्डम में जो सबसे ज़्यादा यूनिक जो हम तीनों ने देखा था वहाँ का जो रेड लाइट एरिया था, वो मतलब ये था कि भाई एक बार हर किसी को देखना चाहिए, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो पूरी जो लेन है ना वो पूरी अलग है। वहाँ पे बेसिकली भाई आपको पूरी चहल पहल होती है, आपको बेसिकली विंडो है, उसके अंदर आपको लड़कियाँ दिखेंगी और पूरी ही लेन उससे भरी हुई है, बार से भरी हुई है। और ये है कि अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही मज़े लेने का शौक़ है तो वहाँ पे खिड़की पे खटखट करके, गेट पे खटखट करके पूछ सकता है और जा सकता है, जो कि कर भी रहे थे लोग वहाँ पे। और वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, वीडियो नहीं बना सकता वो स्ट्रीट। हाँ, बट फिर भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं,
अगर हम यहाँ लगा सकते हैं तो लगा देंगे, थोड़ा ब्लर तो करके। वो हाई एंड थी कैसी थी मतलब? भाई नहीं, हाई एंड नहीं है वो, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे माहौल देख तो रात को ही बनता है, रात को वहाँ पे रेड लाइट और मतलब ब्लू लाइट से माहौल सा बनाया हुआ है। हालांकि एक तरीके से वो घर से हैं जिसमें बड़े बड़े ग्लासेस वाले गेट है, उस गेट पे ही लड़की बेसिकली ग्रूव करती रहती है, तुम उन्हें देखो, और वो बिकनी में होती है। हाई एंड बिल्कुल नहीं है, बीच में नाला है, बीच में नाला है और भैया, साइड में पतली कूड़ा वूड़ा पतली पड़ा रोड है। है। तो अलग से उसमें कर रखा है। हाँ, मतलब एक गली में कर रखा है, गली लगा लो, उसके साइड में एक तरफ नदी बह रही है जो कि बेसिकली काला पानी होता है, वहाँ कूड़ा वूड़ा पड़ा है, और वहां से आप निकलते हुए जाते हो, ऐसे जाके ऐसे घूम के आते पूरा हो। घोपचे में मतलब। और भाई मतलब वहाँ बड़े बड़े थिएटर्स हैं जहाँ पर लाइव सेक्स शो, लाइव पॉर्न शो, स्ट्रिप क्लब्स और ये सब है। तो भाई ये चल रहा है वहाँ पे। हमने उनसे रेट तो नहीं पूछे क्योंकि वो मतलब उनका ना कमरा तैयार होता है, बेड वेड सब ये वो, तो पूरा हिसाब किताब आप मतलब अपने रेट वेट तो नहीं पूछे। हमने स्ट्रिप क्लब और सेक्स शो में जाने की एंट्री पूछी थी, तो कहीं 40 यूरो की एंट्री, कहीं 50 यूरो की एंट्री, कहीं पे वो 2 ड्रिंक्स भी दे रहे थे, और वहाँ पर अगेन स्ट्रिप क्लब के बाहर नशे बेच रहे थे। तो वो एक बहुत यूनिक लेन थी वहाँ पर जहाँ पर ये सब होता है, और वहाँ कंट्री ने लीगल कर रखा है। वहाँ पुलिस ऐसे रेड वेड नहीं, वहाँ जाते हैं टूरिस्ट देखने, बहुत टूरिस्ट आ रखे थे। और फ्राइडे नाइट पे हम वहाँ थे तो बहुत ही भीड़ थी। उसके अलावा एक और यूनिक चीज़ ये है भाई, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पर आप वीड और हैश वहाँ पे लोकली बहुत लीगल है, तो आप उन स्मोक शॉप्स में बैठ के स्मोक कर सकते हो। वहाँ पे और भी वैरायटीज, यहाँ पे स्पेस केक है, मतलब वो आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगे, ब्राउनीज, तो वो स्टोर लॉलीपॉप्स। नॉर्मल है, हाई एंड वो है थोड़े? भाई नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगे हैं, नॉर्मल जो रेट है वहाँ पे उस हिसाब का रेट है, और ज़्यादा महंगे भी नहीं है। और लेकिन चीज़ आपको प्रॉपर मिलेगी, जो वर्ल्ड में बेस्ट मिल रही है ना, वो आपको वहाँ मिलेगी। ऐसे वहाँ के लोकल्स ने हमको बताया था कि यहाँ पे जो है ये बहुत मतलब हाई एंड चीज़ यहाँ मिलती है, और यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं मोस्टली यहाँ पे करने यही आते हैं। चिल करने आते हैं। एक यूनिक चीज़ तो अपने आप में वो भी है भाई, वहाँ पे साइकिल में घूमना, वो अपने आप में यूनिक चीज़ है भाई। कि भाई हमारा जो हॉस्टल जहाँ पे ये वाली स्ट्रीट है वो भी वैसे आधा घंटा दूर थी, पर हम साइकिल से जल्दी पहुंच जाते थे, ये वहाँ का फ़ायदा था। मतलब वहाँ पे हमने साइकिल रेंट कर ली थी, और साइकिल में रेंट की थी 17 यूरो की। मतलब वैसे वो 13 यूरो की है, अगर तुम उसको साइकिल को खो देते हो तो हमारी चोरी आती है, तुमको पे करना पड़ेगा 300 यूरो। उसकी तुम 4 यूरो की इंश्योरेंस करा लो, मतलब 17 यूरो की तुमको वो साइकिल मिल जाएगी। चोरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 यूरो 24 घंटे के थे, हमने 2 दिन के लिए ली थी। और साइकिल पे चलो, हाँ साइकिल के लिए स्पेशली ट्रैक्स बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर कोई फॉलो कर रहा है। अगर तुम्हें क्रॉस करना है तुम बटन दबा दो, गाड़ी थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि तुम्हारी ग्रीन हो जाती है, उसकी रेड हो जाती है बटन दबाते ही। तो ये वाली चीज़ बहुत यूनिक थी भाई, साइकिल पे चलना। लोग अगर काम पे जा रहे हैं, वर्क मतलब कहीं पे पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो खाने तुम लोगों ने भी साइकिल ली? साइकिल ली में थी? कितना ट्रैवल किया साइकिल से? भाई साइकिल पे ही ट्रैवल किया हमने, 5-10 किलोमीटर कर लिया होगा। ज़्यादा। क्या बात कर रहे हो भाई? वहाँ पे एक और चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी पार्टी के अलावा, जो तो यूनिक पूछ रहा है। वहाँ पे हम गए थे हेनिकन म्यूजियम। मतलब बेसिकली हेनिकन जो बियर है वो उसके जो ओनर था उसी के नाम पे पड़ी है, तो हेनिकन वो बंदा वहीं का था, तो उसका एक पूरा म्यूजियम बना हुआ है उस बियर का। तो वो कैसे मैन्युफैक्चर हुई थी, कैसे होती है, वहाँ की बॉटल्स पहले क्या थी हेनिकन की, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, वो पूरा एक उसने दिखा रखा है। वो भी इंटरेस्टिंग था। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे को। और भी अलग म्यूजियम्स भी अलग अलग है वहाँ पे। वहाँ पे हर चीज़ का म्यूजियम है भाई, वीड म्यूजियम है, वहाँ पे सेक्स म्यूजियम है, वहाँ पे वैन गो एक फेमस सेक्स आर्टिस्ट म्यूजियम है में क्या दिखा रहे हैं वो? भाई। वो हम जाके देखा नहीं हमने, पर हमें लगा पेंटिंग वेंटिंग या कुछ ऐसा ही होगा, क्या ही अलग अलग देखेंगे। पोजीशन दिखा रहे होंगे, और क्या है वहाँ। मतलब हमने देखा नहीं, पर वहाँ हर चीज़ का ही म्यूजियम है भाई। और वहाँ पे डैम स्क्वायर मेन एरिया है, वहीं पे मैडम टू सॉर्ड्स हैं, वहीं पे एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सब भी लोग देख सकते हैं। वहीं पे शॉपिंग है, डैम स्क्वायर वहाँ का मेन एरिया है, उसके वहीं पे सब कुछ है। और जो सोविनियर शॉप्स होते हैं ना, जहाँ से हम फ्रिज मैग्नेट लेते हैं, वहीं पर वो स्पेस केक बने बनाए, हैश गमीज़, पास्ता, की चेन, वैसे वो जो डिक विक वाले वो अजीब अजीब शेप के थोड़े किंकी से सॉफ्ट टॉयज़, और वो सब मिलता है वहाँ पर ऐसे ही खुले में। मतलब लोग ऑकवर्ड भी नहीं होते, हम तो थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे देख के, हंसी आ रही थी। पर हमें वहाँ पे एक इंडियन बंदा ही मिल गया था, उन्होंने बताया था जितने भी स्टोर्स पे ये सब माल मिल रहा है ना, ब्राउनीज वगैरह, ये सब सारा नकली है, इन्हें खा के कुछ नहीं होगा। जो प्रॉपर कॉफ़ी शॉप पे मिल रहा है आपको वो ही जेन्युइन है, वो उसी से ही आपको मतलब वहीं से ही लेना चाहिए। मैं ये आप मतलब बाहर भी डुप्लीकेसी वगैरह चीजें? हाँ, मतलब नॉर्मल स्टोर्स पे डुप्लीकेसी चल रही है, ये सीन है। फिर एम्स्टर्डम हमारा खत्म हो जाता एम्स्टर्डम रेट कर दो सर, कितना करोगे? एम्स्टर्डम 10 में से 10 है भाई। 10 में 10, क्योंकि ओवरऑल चिल वाइब भाई बढ़िया, अलग एक्सपीरियंस।
मजा आया। मतलब वो चिल करने के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे क्लब्स में जाओ, तुम 6 बजे तक पार्टी कर लो, ऐसे क्लब्स नहीं है वहाँ पे, बार्स और ये सब है। तो तुम पब क्रॉल करो, बार हॉपिंग करो। मतलब वहाँ अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज भाई मशरूम्स ट्राई करते हैं वहाँ पे ना। एक तो वीड शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स है, एक है स्मार्ट शॉप्स। स्मार्ट शॉप पे आपको मशरूम्स मिलते हैं, जो आपको ये नशे वाले मशरूम्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा पार्क है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पार्क में जाके बैठते हैं और श्रूम्स खा लेते हैं। तो लोग ऐसे चिल करते हैं वहाँ पर। तो लोग वहाँ चिल करने ही आते हैं और बढ़िया अपना ट्रिप करते तो हैं। एक तरीके से वो पार्टी वो हो गई वो एक तरीके से पूरी। हाँ, पार्टी नहीं, वो चिल ज्यादा है, वो दिन की एक्टिविटी ज्यादा है, नाइट लाइफ भी है वहाँ पर हैवी क्लबिंग नहीं है। लाउड नहीं है मतलब। लाउड नहीं है भाई, म्यूजिक आपको ज्यादा मिलेगा नहीं वहाँ पे। और जो लोग टेंशन ले रहे हैं खाने की, तो भाई इंडियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, एम्स्टर्डम में भी मिल जाएगा आपको। बस आपको गूगल पे लिखना है इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, आपको आराम से मिल टेस्टी था जाएगा। इंडिया बढ़िया था, ठीक। बढ़िया था। आपने क्या क्या खाया वहाँ पे वैसे इंडियन फूड, क्या क्या ट्राई करा? भाई दाल पनीर, गोलगप्पे भी खाए? गोलगप्पे नहीं खाए, छोले भटूरे खाए हमने बिरयानी खाई, समोसे तो खाते ही थे, पकोड़े अनियन खाए, भाजी भी खाई। अनियन भाजी खाई। सभी ट्राई कर लिया साउथ इंडियन। बस वहाँ पे ना राजमा ये नहीं मिलता, राजमा कड़ी और मतलब छोले मिलते हैं, राजमा नहीं मिलती। दाल मखनी में भी राजमा नहीं होती। राजमा चावल मिस कर रहे थे हम दरअसल। हाँ यहाँ वहाँ पालक मिल जाएगा तेरे को, पालक पनीर खाया भाई हमने। सबसे अमेजिंग तो मुझे वो लगा, गन्ना मिल रहा था भाई। एक और यूनिक चीज़ है एम्स्टर्डम की, कि फ्राइज जो मिलते हैं ना वहाँ पे, वो बड़े अलग अलग तरीकों के मिलते हैं और हर जगह मिलते हैं, वो बड़े फेमस है वहाँ पे। और डेजर्ट्स भी बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ पे, वॉफल और आइसक्रीम वो भी हमने जो खाई थी भाई, वो भी लाजवाब है, वो भी जरूर ट्राई करना। बेल्जियम चॉकलेट अलग अलग तरीके की भाई, जैसे यहाँ मिलता है न्यूटेला, हमने तो किटकैट खाई, इससे ऊपर तो खाई नहीं। किटकैट ही बढ़िया भैया। भाई फिर हम एम्स्टर्डम के बाद जाते हैं, सीधा नीचे आते हैं बुडापेस्ट, और फिर हम ये वाली बेल्ट कवर करते हैं पूरी, बुडापेस्ट, वियना, प्राग, बर्लिन। तो बुडापेस्ट हम जाते हैं, बुडापेस्ट में हम रुकते हैं हाइव हॉस्टल में। जो ये हमने बुक ही इसलिए करा था हॉस्टल, क्योंकि ये माना जाता है द पार्टी हॉस्टल। उसका नाम है हाइव पार्टी हॉस्टल। नाम में ही पार्टी है, नाम में ही पार्टी है। उसके नीचे ही क्लब था वो, रात को 10 बजे से सुबह 4, 5, 6 बजे तक भी चलता है। उससे बेटर हॉस्टल था ये एम्स्टर्डम वाले से? नहीं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, वैसे नहीं था बेटर उससे, पर बुडापेस्ट ऐसा ही है। मतलब जो हमारा रूम था वो थोड़ा स्पेशियस था, इसलिए वो मैं कहूँगा कि हमारा रूम सही था। वैसे अगर बाहर से देखे तो वो एक चौल टाइप था, कि वो आप चौल धर्मशाला टाइप लग रही थी, कि कमरे ऐसे बना हुआ था वो चौकोर में, बीच में जंगल सा था और नीचे नाइट क्लब था। और वहाँ पे सैटरडे को भाई सुबह 8 बजे तक पार्टी बजती है। उन्होंने लिखा हुआ था अगर आपको लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम है तो बुक मत करो हमारा हॉस्टल। और ये भी लिखा कि आपने बुक कर लिया है और आपको सोना है, सो नहीं पा रहे हो तो रिसेप्शन पे जाओ, ईयरबड मिल जाएंगे आपको सोने के लिए। हम तो गाना बजाएंगे। मतलब हम उल्टा ऑपोजिट, लाउड था वहाँ पे। हाँ, ये सीन है। और वहाँ पे स्ट्रीट थी, वासी स्ट्रीट है, उसी पे हमारा वो हॉस्टल था। एरिया का नाम है गोजडू वहाँ का सबसे लाइवली एरिया है भाई। मतलब एक लेन है, पतली सी लेन है, और उसी में बार ऐसे है। वहाँ का मेन क्लब है इंस्टेंट। तो वहाँ पार्टी तो हमने करी, उससे अलग हमने एक बोट पार्टी करी, जो कि आप हॉस्टल से ही बुक कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे अच्छा था, विरासत। बुडापेस्ट मुझे ओवरऑल थोड़ा सा बोरिंग सिटी सी लगी, क्योंकि एक तो हम इलेक्शन के टाइम पे गए थे, वहाँ पर इलेक्शन था। और भाई बनावट तो उसकी पुरानी है, आर्किटेक्चर है वहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि उस सिटी की ना आत्मा नहीं है। जैसे एम्स्टर्डम में सब लोग खुश, लाइवली माहौल दिख रहा है, पर वहाँ पे भी ये सब है ना, पार्टी वार्टी सब हो रही है, पर ऐसा लग रहा है सिटी में वो वाइब मुझे मिसिंग लगी, क्योंकि वहाँ की ट्रैम्स भी पुरानी है। मतलब वो मिक्सचर नहीं लगा कि हाँ भाई आर्किटेक्चर है पर मॉडर्न भी है, जैसे एम्स्टर्डम में लग रहा था। पर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बस मतलब सोल नहीं है सिटी में ना, मजा नहीं है ना। जहाँ स्विफ्ट गाड़ी आप भेज रहे थे, स्विफ्ट गाड़ी वैगनआर थी, वैगनआर थी। बुडापेस्ट में वैगनआर चल रही है। हाँ, वैगनआर, स्विफ्ट और फोर्ड फीगो, स्पार्क, शेवरोले की, ये सब चल सब है, सब। मतलब वहाँ पे लगा ले, वैसे तो वो हैपनिंग सिटी, हैपनिंग शहर है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि मतलब माहौल सा नहीं बन रहा था वहाँ की, जैसे कहते हैं ना उस जगह की हवा में ही मजा नहीं। जैसे तू कहेगा कि खाने में नमक नहीं है, कि सब दिखने में तकड़ी है। जैसे इंस्टेंट क्लब था, इंस्टेंट क्लब भी वहाँ का सबसे बड़ा क्लब है, और वहाँ पे अलग अलग डांस फ्लोर्स थे, पर पार्टी भी हो रही, पैक भी हो रहा। पर जब आप उससे बाहर निकलते हो, जब आप दिन में घूमते हो, दिन में हम वहाँ घूमते घूमते वासी स्ट्रीट पर ही एक चर्च है, वहाँ चले गए, वहाँ बुडापेस्ट आई है एक, वहाँ चले गए घूमते घूमते, खाना रेस्टोरेंट्स ढूंढते ढूंढते।
तो मतलब स्ट्रीट पे चलने में ठीक है, फोटो वोटो खिंचा लो, ये कर लो, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब करें तो करें। बुडापेस्ट आप कितने दिन के लिए? भाई 2-3 दिन से ज्यादा का नहीं 3 दिन के लिए थे, 4th डे निकल गए थे वहाँ से। तो बुडापेस्ट को मैं 7 नंबर दूंगा बुडापेस्ट। मैं भी 7, 6.5 7। तो सबसे आई थिंक सबसे आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज बुडापेस्ट नहीं, थोड़ा अभी है। पर बुडापेस्ट में भाई एक चीज अच्छी होती है, हम नहीं कर पाए थे। हम जब थे वहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ ना थर्मल स्पा होते हैं वहाँ पे, मतलब पार्टीज होती हैं, बड़े बड़े स्पा, वो स्विमिंग पूल्स होते हैं वहाँ पे, सब लोग आ जाते हैं और वहाँ पे पार्टीज होती है। वो आप गेटे और गाइड से बुक कर सकते हो। जब हम थे तब बारिश थी तो वो करने का मज़ा भी नहीं आता। तो वहाँ पे थर्मल स्पा करके एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बड़े बड़े पूल्स होते हैं, हॉट पूल्स, वहाँ पे लोग पार्टी करते हैं। तो वो हमने एक्सपीरियंस नहीं करा। तो ये था। फिर हम बुडापेस्ट से ट्रेन पकड़ के आ गए थे वियना। ट्रेन पकड़ने के लिए ऐप होती है भाई ओमियो पे सब दिख जाता है, टाइमिंग वाइमिंग, और 2 घंटे की वो ट्रेन थी। भाई ट्रेन का कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे मजा आया ट्रेन में? भाई सही बताऊं, बहुत एक अलग हटके नहीं है। जो लोग कहते हैं कि तुम यूरोप में जा रहे हो तो तुम ट्रेन से ट्रैवल करो, तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है, वो चीप है एज कम्पेयर टू फ्लाइट्स, तो वो एक अच्छा पार्ट है। भाई विंडो से नज़ारा बढ़िया वहाँ पे कॉमेडी ये हो गई थी भाई कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं तो जैसे चल रहे हैं, तो जैसे होता है कि भाई ये एक्सपेक्टेड रहता है कि कुछ बढ़िया सीनिक ब्यूटी दिखेगा। वहाँ के खेत दिख रहे हैं बेसिकली हमें वहाँ पे, कि भाई जैसे इंडिया में दिखते हैं वहाँ के खेत दिख रहे हैं। वो बस अच्छे इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साफ एटमॉस्फेयर है। तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि भाई ये बढ़िया है, हम और ट्रेन ऐसी थी राजधानी जैसी अपनी? नहीं भाई, मतलब 6 का केबिन था और हम एक केबिन में जहाँ पे भी, मतलब पहली ट्रेन में तो ऐसा था कि जहाँ पे भी सीट मिल जाए आप बैठ जाओ जाके, नंबरिंग नहीं थी। तो 3 वो लोग बैठे हुए थे अंग्रेज़ और 3 हम बैठ गए थे जाके बैग वैग रख के। तो आमने सामने से 6 का केबिन था और एक विंडो थी। भाई तुम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो वैसे कहने को यूरोप की ट्रेन है, तुम वहाँ के वॉशरूम गए, वॉशरूम में वो ब्लॉक्ड है वहाँ के पॉट, भाई पानी ऊपर तक वो ब्लॉक्ड है। ऐसा लगा ये क्या कहने को यूरोप की मतलब ट्रेन है। पहली ट्रेन बेकार थी हमारी। मतलब तू बैठेगा ना तो बैठने से पहले ऑलमोस्ट बैठते ही तेरा टच है इतना बिल पानी से धुल जाएंगे, मतलब बिना करे धुल जाएंगे। हमने कहा भैया अगले वाले उसमें डब्बे में जाएंगे। भाई मुझे लगा कि आप कंट्री चेंज कर रहे हो, वो भी ट्रेन से, तो कुछ अच्छा लगा। भाई इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई बहुत ही बेकार हुआ ये हमने क्या कर दिया। हर किसी को करना चाहिए, ट्रैवल करो, तुमको मजा आएगा, नया एक्सपीरियंस है कि यूरोप में तुम ट्रेन में चल रहे हो, लेकिन बहुत हटके और चटक बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है ये, ऐसा वाला नॉर्मल है। और वहाँ के जो भी आता है रास्ते में, जो भी सीनिक ब्यूटी, जो भी कह लो, कुछ भी कह लो, वो ऐसा लगता है भाई खेत ही। ट्रेन में बियर वगैरह मिलती है, ड्रिंक? नहीं भाई, मतलब इस वाली में नहीं थी। आगे जो हमने ट्रैवल करा उसमें थी, ऑप्शंस थे, आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पहुंचे वियना भी अगेन मैं कहूँगा ठंडी सिटी है। बहुत ठंड थी भाई वहाँ। वियना में हम रुके थे वॉम्बैट हॉस्टल, वॉम्बैट सिटी हॉस्टल उसका नाम था। और भाई हॉस्टल्स यार महंगे ही हैं, मतलब जैसे आप इंडिविजुअली भी करो ना, 3, जैसे हम 4 बेड वाला रूम लेते थे 3 लोगों को, हमें प्राइवेट मिल जाता था। बुडापेस्ट में भी और वियना में भी ऐसा ही हुआ, पर तो वो महंगा ही पड़ता है। पर हॉस्टल लाइफ हमने इसलिए करा कि यंगस्टर्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और लोग मिलेंगे, अच्छा हॉस्टल लग रहा था तो इसलिए हमने कर लिया था तो अच्छा वो अंदर से, लेकिन उन्होंने इस बात की मार दी घुसते ही कि भाई तुमने चेक इन तो कर लिया, लेकिन जो तुम्हारी बेड शीट है जब तुम्हारा चेकआउट होगा उसे लाके यहाँ धर देना नीचे रिसेप्शन पे। असल में ना हॉस्टल्स के अपने खुद के रूल्स होते हैं, तो आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ा अजीब सा रूल था भाई, ये बेड शीट कौन, क्योंकि किसी हॉस्टल में वहाँ नहीं हमारे साथ ऐसा, वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं इस बारे में। हमारे हॉस्टल के सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वहाँ पे एक नैश मार्केट करके एक थी, जहाँ पे तुम्हें सारे वेजिटेबल्स और ये जूसेस और फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ के कुछ लोकल फूड भी है वो मिल जाएगा। बहुत लंबी लेन थी, आमने सामने स्टॉल्स लगी हुई है, तुम उसमें बीच में वॉक करो। और वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं गोरे या जो भी वहाँ बेच रहे हैं, वो बुलाते हैं, हे कम ये टेस्ट दिस इधर आओ, हिंदी भी बोलते हैं। अच्छा ऐसे, और वो हमें देख के उन्हें पता है हमें हिंदी आती है, जल्दी आ इसको टेस्ट ऐसे करके गोरा बोल रहा है। भाई फ्रूट मतलब वो ड्राई फ्रूट या अलग तरीके के, वो टर्किश थोड़े लग रहे थे मुझे, तो वैसे वो बेच रहे थे सामान। और वहाँ पे की चेन्स और वो फ्रिज मैग्नेट, वो सब लोकल मार्केट, स्ट्रीट मार्केट थी वो। कपड़े वपड़े भी थे वहाँ पे, पर ऐसे थे जैसे पालिका के होते, लो क्वालिटी क्लोथ्स, तो वो था।
नैश मार्केट। उसके अलावा भाई पहली रात हमें खाने की बहुत दिक्कत हुई क्योंकि लेट नाइट कुछ खुला ही नहीं होता, 11-12 बजे तक सब कुछ बंद। हम बस चलते चलते मैप्स पे लगाकर एक खाने के ठेले पे पहुंचे जहाँ पर हमें फलाफल और डोनर कबाब का यूरोप में पूरा बोलबाला है भाई। मतलब टर्किश और अरबी लोगों ने खोल रखे हैं डोनर कबाब और ये शोरमा, फलाफल, सैंडविच, तो ये बेचते हैं। और अगर वियना की नाइट लाइफ की बात करें तो वहाँ पे 2-4 क्लब्स थे जो हमको फटाफट से मतलब हमने सर्च वर्च किया दिख गए थे। ओदा क्लब उनमें से एक है और एक क्लब था डोनाउ टेक्नो। ओदा क्लब बहुत बढ़िया क्लब है, जाना चाहिए, हम फर्स्ट नाइट वहीं गए थे। डोनाउ टेक्नो था। U4 एक क्लब है जहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई। एक भाई डोनाउ टेक्नो तो ऐसा क्लब था, हम नेक्स्ट डे वहाँ पहुँचे, दिखा रहा है यू हैव अराइव्ड, हमें दिखे ना कहाँ है। फिर हमें ना एक दरवाजे के अंदर से म्यूजिक सुनाई दे रहा। हमें लगा भाई जब क्लब होता है तो गेट खुला होता है, बाउंसर खड़े होते हैं, एंट्री होती है, पता चल जाता है यहाँ क्लब है। वो भाई लोहे का गेट लगा हुआ, ऐसा लगा बंद है। हमने बाय चांस ही गेट खोल दिया, अंदर क्लब, हाथ पड़ा और वो खुला हुआ और था। अंदर भाई ऐसा माहौल, वहां पे ग्राफिटी हो रखी है, यहाँ पर उसकी वीडियो आ रही है, तुम देख ही रहे हो। डार्क माहौल है। तो वियना की नाइट लाइफ वीकडेज में तो भाई ट्यूसडे को जब हम ओ बीच गए थे तो कुछ इवेंट था इसलिए अच्छी थी, ज्यादा कुछ खास नहीं है वैसे वियना उसके अलावा भाई हमें बड़ी दिक्कत आई क्योंकि जहां भी हम जा रहे थे बंद था। एक जगह हमें कह दिया ये तो लोकल्स के लिए ही है, कुछ जगह हैपनिंग ही नहीं था। तो वीकडे पे वो पार्टी ही नहीं करते, मतलब वियना रात को इतनी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमें खाना भी नहीं मिला। उसके अलावा वियना डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2। तो डिस्ट्रिक्ट 1 वहाँ का मेन एरिया है जहाँ फ़ोटो खींच सकते हो, वीडियोस बनाई हमने, कुछ रील वील। वहाँ मेन शॉपिंग स्ट्रीट सारी वहीं है। कैनबिस स्टोर है वहाँ पे, कैनबिस स्टोर, वहाँ पे भी लीगल है कैनबिस या नहीं पता नहीं, पर वहाँ पे वहाँ पे लीगल नहीं है पूरे कुछ कंट्रीज में CBD मिलता है। CBD मतलब उसमें नशीला पदार्थ नहीं होता, THC नहीं होता, वो वैसे कैनबिस बेचते हैं कहने को। और भाई मतलब एक रात तो ऐसा हो गया था, इतना डेड था वो शहर, हम कैब से लगा ले क्लब्स में घूम रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं। तो ओवरऑल वाइब कैसी रही वियना की? भाई वहाँ की नॉर्मल वाइब थी, सो मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं थी। मतलब वो पता है क्या है, सच बताऊं कि एक कंट्री कवर हो गई। जहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई थी वो वियना में था या फिर वो प्राग में? वोक्स गार्डन वही था, वो वियना में ही था। हमारी एंट्री डिनाई कर दी भाई वहाँ पे। हम लोग अगले रात जब हमको एंट्रीज नहीं मिल रही थी इन क्लब्स में, डोनाउ टेक्नो में गए, हम U4 गए और एक और क्लब था पोनी हॉफ, ये सब बंद पड़ा हुआ है। फिर हमको एक क्लब पता लगा ये वाला फोक्स गार्डन हम गए, हम लाइन में लगे हुए हैं बकायदा प्रॉपर, ठीक है, गोरे भी लगे हुए हैं हमारे आगे पीछे, हम देख रहे हैं अंदर म्यूजिक चल रहा है, लाइन लगे, मतलब लोग हैं, मतलब वो बिजी था वो। हम वहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, एंट्री हो रही है, लोग अपना पासपोर्ट दिखा के अंदर जा रहे हैं। जब हमारा नंबर आया, हम लोग जब वहाँ तक पहुँचे, उसने बोला अपनी लैंग्वेज में, पता नहीं आर यू ऑन द गेस्ट लिस्ट, ये पूछा। हमने कहा नो, हमने उसको मना किया तो सीधा उसने ऐसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बोला, पता नहीं, और डायरेक्शन किया कि ऐसे गो आउट, गो आउट, गेट खोल दिया। हमने कहा वी आर टूरिस्ट, हमने कहा पैसे दे देंगे हम, जितने पैसे चाहिए ले गो आउट। कह रहा सॉरी गाइस गो आउट, मतलब कह रहा तुम गेस्ट लिस्ट पे हो तभी आ सकते हो, मोटा मोटा उसका ये मतलब था। हाँ सुन, तो फिर मैंने बाहर जाके ना लोकल से पूछा कि यहाँ जाने के लिए गेस्ट लिस्ट चाहिए, कह रहे नो जस्ट गेट ऑन द लाइन। हम समझ गए लाइन में तो हम तब से लगे ही हुए थे, तो मतलब रेसिज्म कर रहा है इसने तो। और वहाँ पे कोई इंडियन भी नहीं था हमें जो लाइन में दिखाओ, वरना हमें ओ बीच में या हर क्लब में कहीं ना कहीं इंडियंस दिखते थे, पर वहाँ नहीं दिखा। तो हम समझ गए भाई इसने तो यार रेसिज्म वहाँ पे पहली बार देखा भाई, और वहाँ वो देख के ऐसा मूड ऑफ हुआ। मतलब क्योंकि कोई रीजन नहीं है ना यार। आप ये बताओ, लाइन लग रही है, जनता गई है, हम बार्सिलोना में भी घुसे हैं, हर जगह घुसे हैं पैसे दे के, इसमें क्या है, सभी घुसते हैं। ये थोड़ा हर जगह है यार, पर ये पहली बार हुआ ना हमारे साथ भाई, हमें इतनी खुंदक आई ना। और उस रात, जिस रात हम वहां गए, हम सोच भी रहे थे जाएं या सो जाएं। हमने कहा चल यहाँ का सबसे बड़ा क्लब है, फेमस क्लब है, देख आते हैं। और भाई पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ। तो भाई अगर आप लोग बाय चांस वियना जा रहे हो तो भाई इस क्लब में तो चलने मत जाना, तुम्हारे भाइयों को बाहर निकाल दिया, तुम भी मत जा रहे हो तो भाई गेस्ट लिस्ट पे डलवा मत जाओ, गेस्ट लिस्ट पे डलवा के मत जाओ। हाँ वैसे तुम्हारे भाइयों। तो रेटिंग बता दो फिर लास्ट में भाई। वियना को भी 5 पर वियना बस यही है कि आप एक कंट्री कवर कर रहे हो इसलिए जाना है तो चले जाओ, कुछ नहीं है। वियना एंड बुडापेस्ट आल्सो ना। बुडापेस्ट में फिर भी एक्टिविटी है, बुडापेस्ट बेटर है, वियना थोड़ा और। भाई फिर हमारा अगला डेस्टिनेशन आता है प्राग। बाय फ्लाइट जाते हो? ट्रेन और प्राग से 4 घंटे की ट्रेन थी। ये वाली ट्रेन हमने VIP कोच लिया था,
तो बेटर सीट्स थी, बेटर बनावट थी, पानी की बोतल भी फ्री मिली थी। यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए बहुत बड़ा हासिल हो गया था, क्योंकि हम लोग हो गए लेट थोड़ा सा। हम पॉडकास्ट ही शूट कर रहे हम थे। पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, प्लस हमने कुछ खाने का भी ऑर्डर किया था, तो हमने सोचा कि चल कैब में ही खा लेते। बट फिर हमने डिसाइड किया, पीयूष कह रहा नहीं यहीं हॉस्टल में खा लेते हैं, हम तो पहुँच जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे। हम लोग 3 बजे की ट्रेन थी जितने की 2:40 की दिखा रही थी, हमने कहा पहुंच। और 2 बजे खाना आया, तो हमने कहा कि अब जाके खाएं या यहीं खा के चले। पीयूष कहा था खा के चलते हैं, 10 मिनट लगेंगे। तो भाई हमने खाया, 2:10-15 हो गए, 2:15, और स्टेशन था 7 मिनट दूर, ठीक है, 10 मिनट दूर स्टेशन था। हमने कहा चलो ठीक है, बट भाई हम अब फिर यूरोप में वही कि एक्सेल कैब बुलाओ, तो एक्सेल कैब पे क्लिक करा तो भाई 15 मिनट तो वही ले रही आने में, 15 मिनट वो आने में ले रही, 10 मिनट का रास्ता, और ट्रेन अपने टाइम 2:40 की की। बहुत पाबंद है, बहुत ज्यादा। मतलब वहां ट्रेन निकल जाती है, 2:40 निकलने का टाइम है उसका। अच्छा, मतलब वो 241 नहीं 239 निकल जाएगी बेशक, हाँ 41 नहीं करेगी। तो भाई फिर अब हमारी लग गई लंका। मैंने इससे कहा कि भाई तू भी कैब बुला, मैं भी कैब बुलाता हूँ, 2 कैब में चलते हैं, क्योंकि 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में छोटी वाली कैब आती है। पहली कैब आ गई और इसने दूसरी कैब करी भी नहीं। बाय चांस ही हमने उससे कहा भाई 3 लोग हैं, 3 बैग है, कर देगा? कह रहा ओके ओके नो प्रॉब्लम। हम भाई बैठे, 2:24 पे हम वहां से निकले, 2:24 पे निकले भाई। अब वहां क्या है, हर 100 मीटर पे लाल बत्ती, और बाय चांस ही लाल बत्ती, और वो स्पीड 30 से ऊपर ना करे कि कैमरा लगे। भाई हमें लगा आज तो ट्रेन निकल गई। और अगली ट्रेन हम देख रहे, ये ट्रेन हमने करी थी 12,000 की, 3-4 हजार पर पर्सन। अगली ट्रेन सीधा 22,000। तो भाई हमने, और जो अगले 20 मिनट में थी, हमने कहा भाई ये तो 12,000 ये गए, 22,000 ये, मतलब सीधा सीधा एक सबवे हमें 36,000 का पड़ गया। तो भाई जैसे तैसे हम वहां पहुंचे, मतलब लगा लो 2:32 पे हम वहां पे स्टेशन के पार। हमने कहा भाई यहाँ उतार दे, हम यहाँ से भागते हुए जाएंगे। 2:32 से हमने स्टेशन के बाहर लगाई दौड़, और हमारे पास हैवी सूट भाई मेरे पास 30 किलो का बैग। इसका सबसे भारी था, मेरा 25 किलो, इसका भी कुछ 25 का राउंड था। और ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि जो हमारा सूट कैसे उसके अंदर लगी हुई है मोटर, हम इतनी तेज लेके उसे भाग। बैकपैक भी होगा वो छोटा, हाँ 7-7 किलो का वो भी था। और हम वो यहाँ पे क्लिप आ रही होगी, लोग देख रहे होंगे, हम ऐसा भाग रहे हैं ना। अच्छा, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं? मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था भाई। चलो बहुत एडवेंचरस बन गया था, एडवेंचरस। वहां पे ना प्लेटफॉर्म आपको पहले नहीं पता होता, आपको जाके स्क्रीन पे देखना होता है प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो भाई प्लेटफॉर्म भी सबसे दूर वाला हमारा, और ऐसी भगदड़ में दिख भी नहीं रहा कि हमें कहाँ जाना होगा। और ऐसे भगदड़ में हम भाग के गए जो प्लेटफॉर्म पे पहुंचना था। फिर वहां पे एस्केलेटर भी नहीं, सीढ़ियां, तो सीढ़ियों पे बैग उठा के भाग रहे हैं। 30 किलो का बैग उठा रहे सीढ़ियों पे भाई, उठी भी और ना, भाई उठी भी। 2:37 पे 2:38 पे हम ट्रेन में एंटर करे, और 2:39 की ट्रेन खड़ी थी? ट्रेन खड़ी हुई थी, सबसे पहले मैं घुसा, फिर गांधी घुसा, और मैं देख रहा, अरे पीयूष भाई कहाँ भाई? उस वाले कोच से अंदर तो नहीं घुस गए? मैं कैमरा अपनी मुंडी बाहर निकाला, पीयूष भाई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और रहोगे थे, मैंने कहा जल्दी आ साले, तेरा बना हुआ DDLJ। साले भगा आया, DDLJ होता है वो तो। अरे नहीं भाई, वहां तो ऑटोमेटिक गेट होते हैं, हाथ वाथ पिस जाए आदमी का। तुम फिर वो खुलते मुश्किल से है भाई, बटन वटन का सिस्टम होता है वहां। भाई फिर हम अंदर घुसे, ट्रेन चल गई, फिर हम अपनी सीटों पे अंदर से जा रहे बस की। फिर वो एडवेंचर हुआ। फिर हम पहुंचे प्राग, मतलब बुडापेस्ट की 4 घंटे की ट्रेन थी, मतलब वियना टू प्राग 4 घंटे की ट्रेन थी। ट्रेन में भाई सही थी, वो लेदर सीट्स थी, स्पेशियस थी, पहले वाली से बेटर थी, वाईफाई भी था, पर वो अच्छा चल नहीं रहा था। पर उन्होंने पानी की बॉटल्स भी दी, सब दिया, ठीक था। प्राग में हम उतरे भाई, प्राग में ये स्कैम है भाई, पहली बार टैक्सी का स्कैम हुआ हमारे साथ। कि मतलब हमने उतरते ही जैसे लोकल टैक्सी वालों से पूछा, तो प्राग में भी बुडापेस्ट में भी अपनी करेंसी चलती है उनकी, जैसे ज्यूरिक में थी वैसे ही बुडापेस्ट में थी, पर ज्यूरिक की करेंसी थोड़ी अपर है। इधर की करेंसी 100 यूरो में हो जाती थी 3500, बुडापेस्ट में 3500। पर अगर आप यूरो में किसी रेस्टोरेंट में दे रहे हो तो वो 3000 या 3300 के हिसाब से लगाते थे, मतलब अंडर वैल्यू कर लेते थे। बट हॉस्टल वाले यूरो ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उसी रेट पे लेते थे। तो और प्राग में भी अपनी करेंसी है उनकी, चेक क्या कहते हैं उन्हें, चेक रिपब्लिक, चेक फ्रॉइंट, चेक फ्रॉइंट। हाँ, तो उनकी करेंसी थी अपनी। चेक रिपब्लिक तो कंट्री का नाम है। चेक रिपब्लिक
फ्रॉइंट पता नहीं फ्रंट भी थी नहीं, मैं तो गैस ही कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं। फॉरेंट थी भाई। फॉरेन जो भी था। तो भाई वो थी 2400 2400 उनकी चेक की करेंसी। तो भाई फिर अब हमने जैसे टैक्सी वालों से कहा कि हम, क्योंकि हमारे पास वहाँ की करेंसी थी नहीं, तो टैक्सी वालों से कहा भाई छोड़ दो। हमने बोल्ट पे चेक नहीं करा था, बोल्ट पे चेक भी कर लेते या ऊबर पे चेक भी कर लेते तो लोकल करेंसी में पे करना होता, हमारे पास थी नहीं। वो कह रहे 20 यूरो और इंसल्ट कर रहे, टू एक्सपेंसिव फॉर यू, हेयर 1 कॉफी फॉर 20 यूरोज, दिस टू एक्सपेंसिव। हमने कहा भाई नहीं, ये तो स्कैम कर रहे तू कर रहा साला, ये तो स्कैम कर रहे हैं। मन तो कर रहा है साले घुमा के रह पट ऐसा मारूं, साले ऐसे बात कर रहा। फिर भाई हमने कहा कि नहीं यार, बोल्ट से बुलाते हैं, कैश रास्ते में चेंज कर लेंगे। तो बोल्ट वहाँ की एक ऐप है, वहाँ से बुलाया भाई, 5 गुने ज्यादा कम पैसे, मतलब 5 गुने ज्यादा पैसे लोकल टैक्सी वाले मांग रहे थे। 4 यूरो होगा एक तरीके से अगर वो 20 मांग रहा था तो। हाँ इतने की थी भाई वोल्ट पे। और भाई फिर हम सबसे पहले गए इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ का खाना तो भाई बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो वहाँ तो मत जाना। प्राग में एक हिमालय, मतलब वहाँ पे भाई बंदा खुद ही ऑर्डर ले रहा था और किचन में जाके खुद ही बना रहा था और फिर खुद ही लेके आ रहा था, तो वो एक ही बंदा था पूरे रेस्टोरेंट। रेटिंग होती है ना गूगल मैप। भाई रेटिंग हमने देखी नहीं क्योंकि हम पहुंचे रात, और रेटिंग हमने देखी भी नहीं थी। और अब टैक्सी, मतलब हमने एक सुबह से एक सबवे खा रखा था, वही जिसको खाने के चक्कर में हम लेट हो जाते। तो भाई फिर उसके बाद हम अपने अपार्टमेंट में पहुंचे भाई, वो बहुत तगड़ा था। मतलब वो 20,000 रुपए 3 रात का अपार्टमेंट था। इतना बड़ा अपार्टमेंट था कि भाई एक रूम में 2-2 डबल बेड और एक रूम अलग जिसमें एक और डबल बेड। हमने कहा यहाँ सोएंगे तीनों भाई। अभी तक हम 9 रातें हॉस्टल में सोए हैं बंक बेड पे, यहाँ तीनों भाइयों को एक एक डबल बेड। तू अपना अलग बेड ले, दिल्ली तू अपना ले, मैं अपना और अलग एक खाली फिर भी बड़ा रहेगा। एक किचन में था, वो था मतलब 3 डबल बेड थे। और किचन में बकायदा डाइनिंग टेबल था, इतना बड़ा वॉशरूम था वहाँ पे, इतना बड़ा एक डाइनिंग सा एरिया था। यहाँ पे डाइनिंग टेबल था नहीं, लेकिन वो बड़ा एरिया था, मतलब प्रॉपर एक प्रॉपर 3 BHK अपनों को मिल गया बहुत सस्ते में। और वो भी हमने सिटी और मेन क्लब, जहाँ पे क्लब वाला एरिया उसी के पास लिया था। वही वाला लॉजिक है कि तुम पास में रह के पैसे बचा लो टैक्सी के। और उस रात हमने डिसाइड किया कुछ यहाँ पे चटक करते हैं क्लबिंग के अलावा। और जिस जगह हम पहुँचे सबसे, मतलब वो इस बार था वो, हाँ, कार्लोवी लाजने, वो बेसिकली अपने आप में 4-5 फ्लोर का एक क्लब है भाई, वो भी नई चीज उसके देखी। नीचे एक एरिया, एक अट्रैक्शन है बेसिकली। वहाँ पे तुमको -9 डिग्री टेम्परेचर पे तुम अंदर जाते हो, सब कुछ बर्फ़ से बना हुआ है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अलग से पहनने के लिए वो एक जैकेट देंगे, दस्ताने देंगे, जैकेट में हुडी है, उसे पहनो, अंदर -9 डिग्री में जाओ और घुसते ही तुम्हारा सब ठंडा, पैंट वैंट बस एक टोपा सा पहना के भेज दिया। अंदर हम पहुंच गए भाई। और वहाँ पे अंदर एक बार बना हुआ है, वहाँ पे तुम ड्रिंक भी पी सकते हो, मतलब -9 डिग्री में तुम्हें ड्रिंक कैसी टेस्ट करके वहाँ पे एक्सपीरियंस लो। साइड में पियानो बना हुआ है, कुर्सी बनी हुई है बर्फ की ही, बर्फ की कुर्सी है, बर्फ का ही पियानो बना हुआ है। हमने वो बजाया, थोड़े मजे वजे लिए। उन्होंने कहा भैया यहाँ से चलो, यहाँ से तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, ना उनके दस्ताने काम कर रहे थे, ना उनकी हुडी काम कर रही जो उन्होंने दी थी। पैंट हमने वही बट पहनी वो थी जो एक पहन अच्छा एक्सपीरियंस था, वो सही लगा, वो कुछ वो डिफरेंट हमने गेटे और गाइड से ही बुक करा था। तो भाई वो वाला जो क्लब था वहाँ पर हमने एंजॉय करा। वहाँ पर भी अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग म्यूजिक चल रहा था। इनफैक्ट वो इस तरीके से डिवाइडेड था कि वहाँ पे ओल्डीज़ का ये फ्लोर है, 18 से 25 का ये फ्लोर है, इसमें R&B चल रहा है, इसमें हिप हॉप चल रहा है, वही वाला सीन जो हर यूरोप कंट्री में है। फिर उसके बाद वहाँ क्लबिंग करके प्राग की एक चीज़ बढ़िया लगी हमें कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 तरीके से, ओल्ड टाउन स्क्वायर और न्यू टाउन स्क्वायर। तो जो ओल्ड वाला है ना, वहाँ पर हम लोग चार्ल्स ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है बेसिकली ये दोनों। तो चार्ल्स ब्रिज हाँ बहुत फेमस है, वहाँ पे ज़रूर जाओ जो लोग प्राग जा रहे हैं। वहाँ का एक सिस्टम ही अलग है, वहाँ पे एक्सपीरियंस करो। वहाँ पे इतना टूरिस्ट तुमको मिलेगा, वहाँ पे चर्च है, वहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए बड़े बढ़िया सीनिक ब्यूटी है। तो चार्ल्स ब्रिज हम गए, उसके थ्रू फिर हम लोग पहुँचे ओल्ड टाउन स्क्वायर। ओल्ड टाउन की ये खासियत है कि आपको ऐसा लगे कि आप 80s में या 70s में पहुंच गए हो। इतनी मतलब ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं पुरानी पुरानी, और कैसल भी है। कैसल में जाके ऐसा लगता है कि भाई गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप लोगों ने देखा हो तो भाई वो वाली फीलिंग आती है। इतनी पुरानी वो बनी हुई है राजा वाजा की। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंडिया से कोई कारीगर लेके आया और यहाँ इसने किला बनवाया, ऐसी फीलिंग। भाई वहाँ की जो रोड थी ना, वो पतले पतले ऐसे स्क्वायर वाले बॉक्सेस से बनी हुई थी। तो वो, और वहाँ पे लगा लो घोड़ा तांगा टाइप वो चल रहा है, और वो विंटेज कार्स चल रही हैं, लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैम्स भी जा रही हैं, सिटी टूर्स ले रहे हैं। और अगर मान ले सामने कोई कॉफ़ी शॉप भी है तो जो उसका गेट है
वो पुराने ज़माने जैसे किवाड़, जैसे पुराने ज़माने की किवाड़ होती है ना, उस टाइप से बना हुआ है। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम वहाँ बैठ के मॉडर्न चीज़ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आर्किटेक्ट थोड़ा पुराना टाइप का था। मतलब उन्होंने प्रिजर्व कर रखा है इतने साल पुराना। वहाँ पे स्ट्रीट्स ऐसे वाली जैसे मूवीज में देखा था ना, अब तक ऐसे जाती हैं गलियाँ, तो वो वाली गलियाँ थी ढलान वाली। वहाँ पर एक कैफ़े भी था जहाँ पर सिर्फ कैंडल्स जल रही थी और डिम लाइट। वहाँ हम गए, थोड़ा बैठे, तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस भाई था। उस कैफे का कल्चर ही ऐसा था कि वो लोग पता नहीं, या तो वो वाली वाइब देना चाह रहे होंगे जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से कैफे रन होता था। वहाँ की जो है वो थी वेटरेस, वो आई सीधे मुँह ढंग से बात ही नहीं कर रही, ऑर्डर उसने अजीब तरीके से लिया, ऐसी इस तरीके से वो पे मतलब ऑर्डर लेकर भी आई। फिर जब बिल की बारी आई, उसने चाकू के अंदर बिल डाला हुआ था, फिर उसने कहा हुज गोना पे, तो हमने इसकी तरफ इशारा किया पीयूष बिल पे। पीयूष के सामने आई, उसने भट देनी उल्टा चाकू टेबल पे फेंक के मारा खच, और वो गड़ गया और वो चली गई। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा ये कैसा एटीट्यूड है इसका। फिर इसने हमने निकाला वो बिल देखा चाहिए है। टेबल क्या, मार्बल की टेबल? लकड़ी। हाँ, फिर हमें पता चला ये थीम वाइज चल रहा है पूरा हिस्सा। और वहाँ वो करतब भी कर रहे थे, आग के करतब ऐसा ऊ कर रहे जैसे यहाँ करते हैं, पेट्रोल पी के यूं फूंक मारते हैं आग की और यूं आग लगा रहे अपने। हाँ, पुराने जमाने की फील दे पर रहे। मजा आया, वो एक नई चीज थी। और वहाँ पे रॉकस्टार मूवी भी शूट हुई है, तो वो वाली जगह भी देखने में बड़ा मतलब वहाँ से पूरा सबकी छत लाल लाल है, तो वो फोटो वोटो हम तो वहाँ पे स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं, फोन में गाना चला लिया, तुम हो, वो चल रहा वो अपना रॉकस्टार का। इंडियंस थे वहाँ पे ज़्यादा? इंडियंस थे? इंडियंस थे, काफी लोगों ने उधर पहचाना था। कोई ऐसी कंट्री जहाँ इंडियंस नहीं थे? हर जगह इंडियन, इनफैक्ट इबिजा में भी इंडियंस, हर जगह हर इंडियन। जगह मिलेंगे भाई तुझे, इंडियन से छुटकारा नहीं पा सकते आप। बढ़िया चीज़ है भाई, क्या हो गया, अपने लोग होने चाहिए हर जगह। और भाई एक चीज और हुई मेरे साथ प्राग में, ये था मैंने गेट योर गाइड से स्काई डाइव बुक कर लिया था और स्काई डाइव का टाइम था 11 बजे, आप एक मैकडोनल्ड्स पे पहुंच जाना। तो मैं, इनको नहीं करनी थी, मैं पहुंच गया वहाँ पे भाई। सुबह उठ के रेडी 9 बजे, मतलब हम 4-5 बजे सोते थे और मैं 9 बजे उठ के नहा धो के पहुँचा। इसको कह दे दिल्ली तू यार बंद कर ले, मैं जा रहा हूँ। कह रहा आराम से करियो। मैंने कहा ठीक है। कैब वैब बुलाई, मैं पहुँच गया मैकडोनल्ड्स। 10:40 पे मैं पहुँच गया। मैं देख रहा हूँ यार कोई और नहीं आ रहा। 11 बज गए। उसमें था 11 बजे आपको मैकडोनल्ड्स के सामने से ही पिक करेंगे, 1 घंटे दूर एयरपोर्ट ले जाएंगे, डाइव करवाएंगे, वापस मैकडोनल्ड्स छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैं क्या देख रहा हूँ कोई और आ भी नहीं रहा, मेरा पिकअप भी नहीं हो रहा, ये हो क्या रहा है मतलब। तो 11 बज गए। मैंने ना फिर उसमें ऑप्शन आता है ऐप पे ही, कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने कॉल करा, मैंने कहा मेरी स्काई डाइव थी। तो कहते आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है। मैंने कहा हैं? मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मैंने पैसे वैसे दे रखे हैं और मेरा इतना मन था स्काई डाइव करने का। और वहाँ पे ना कंपैरेटिवली सस्ती है दुबई में, अगर 60,000 की, यहाँ पे 21,000 की स्काई डाइव थी, प्लस 10,000 अगर आपको फ़ोटो वीडियो लेनी है, 100 यूरो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो आए नहीं, कहते आपकी तो बुकिंग ही नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं है? कहते कि मैंने बुकिंग स्क्रीनशॉट वगैरह व्हाट्सएप पे भेजे। तो कहते कि अच्छा आपको तो हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आज तो सिर्फ सुबह हो रही थी स्काई डाइव 8:40 पे। मैंने कहा कैसे? कह रहे हमने आपको मैसेज भी करा। मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजो। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। पता है क्या, उन्होंने +91 ही नहीं लगा रखा, सीधा नंबर पे मैसेज कर रखा है। अब भाई उनकी तरफ से मैसेज गया, मेरे को मिला नहीं और वो मैं वहाँ वेट करता रह गया। तो पर पैसे आ गए, टाइम ख़राब हुआ। बट मैं लोगों को ये बता दूं कि भाई बुकिंग कर रहे हो तो आप एक बार ना सर्विस प्रोवाइडर से कंफर्म कर लो या ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग कर लो, ताकि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, आपका डायरेक्ट नंबर उनके पास हो। तो उस टाइम भाई ये वाली चीज़ हमारे केस में वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी है। आपके केस में? हाँ, वो ऐप के थ्रू थी ना, तो वो पैसे तो वापस आ गए। पर ये पैसे कितने टाइम में वापस आए तेरे? 3-4 दिन में पैसे वापस आ पर गए। वो थर्ड पार्टी क्या ही कंपनी चला रही है जब +91 नहीं लगा के। मतलब वो सही नंबर उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और वो वाली चीज़ थी कि इंडिया का नंबर था तो मैसेज नहीं आया मेरे को वहाँ पर। पर फिर इसने सोचा कि बर्लिन में कर लेंगे। तो बर्लिन में भी तगड़ी चीज़ हुई मेरे साथ, वो आगे बताते हैं। अब बर्लिन ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्राग में भाई ओल्ड टाउन स्क्वायर है, इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पे है, आप खा सकते हो। वहाँ पे 5 रिवर्स करके है, वो बिल्कुल चार्ल्स ब्रिज के वहीं है। चार्ल्स ब्रिज घूमने वाली जगह है। प्राग में 10 में से 10 रेट करूँगा भाई प्राग। भाई 10 बजे क्योंकि बहुत बढ़िया है भाई यार, वो ओल्ड टाउन वाली फीलिंग बहुत तगड़ी। वहाँ पे ये सीन है, अगर वहाँ पे लोग भी कम है ना, तुमको वहाँ की हवा से वो वाइब आएगी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हमको वहाँ पे आ गई थी और बहुत तगड़ा, मतलब अच्छा लगा। और न्यू टाउन जो है वहाँ पे एक क्लब है डुप्लेक्स, जो कि बहुत बढ़िया क्लब है। वहाँ बहुत बड़े बड़े डीजेज आते हैं। वहाँ हम गए नहीं, पर वहाँ भीड़ बहुत लग रही थी, तो आप वहाँ जा सकते हो।
और वहाँ पे भाई एक लेन भी थी जो बहुत डेड होती थी जब हम गए थे। कौन सी, लाउडा स्ट्रीट, जहाँ हम लास्ट डे गए थे, अच्छा, जो बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है, बार स्ट्रीट है वहाँ की, पर वहाँ पर उस दिन कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि वीकडे था। लाउडा स्ट्रीट ही थी शायद वो, लाउडा तो प्लेन था। लाउडिया के लाउडिया ऐसे ही कुछ थी भाई। बाहर के नाम थोड़ा ऐसे ही होते हैं। वहाँ पे जेम्स डीन बार था भाई, ये हमें याद है। तो वो ही एक बार था वहाँ पे जो वहाँ पे बढ़िया था, हैपनिंग था थोड़ा, तो हमने वहीं पे ही गए, ड्रिंक विंक पी। फिर हमने सोचा भाई यहाँ तो हो गया, अब सुबह जाना भी है, चलो पहुँचो। दोबारा अपने होटल पे पहुँचे भाई, सो गए। भाई रेड करने से पहले मेरे को बता दो कि आप लोग, तुम दोनों क्यों नहीं करना चाह रहे थे? भाई हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी थोड़ी भाई हाइट से फटती है। भाई हाइट से फोबिया है, मतलब अभी, मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि अभी अंदर से ही नहीं आ रहा था कि तू स्काई डाइविंग कर ले, जब आएगा मैं कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब करना है फ्यूचर में? कर सकता हूँ, अभी अंदर से नहीं आ रहा, अगर अंदर से आगे चल गए तो मैं कर लूँगा। मेरे तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ जब भी दुबई जाएंगे तो मैं करूँगा भाई के साथ। तो मैं इसको भी सोच रहा हूँ, इसको भी थोड़ा पंप दे रहा हूँ कि भाई दीपक दिल्ली तीनों की वीडियो साथ में तगड़ी बनेगी। नहीं आएगी, अपने आप अंदर से आएगी। पर देख तीनों की वीडियो बहुत तगड़ी वीडियो बहुत तगड़ी बनेगी, नो डाउट। फुल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हो जाएगा, लेकिन भाई ऐसा भी ऑप्शन है कि 3 लोग हाथ पकड़ के ऐसे कूद सकते हैं? नहीं, ये भी तो मान, अब भी तो माना है, अब आएगा मजा। ये ऑप्शन नहीं है ना, ये सिर्फ वीडियोस में दिखता है। ये सिर्फ वीडियोस में, मतलब वो एक्सपर्ट्स हैं। वैसे अब बर्लिन पे आ जाते हैं भाई। प्राग के बाद पहुंचते हैं बर्लिन, और बर्लिन से ज़्यादा डार्क शहर मुझे कोई नहीं लगा। मतलब हो सकता है जर्मनी का जो म्यूनिक वाला एरिया वो ज़्यादा अच्छा हो, बट ये बर्लिन तो भाई इतना डार्क, वहाँ का अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, वहाँ की जो पार्टी कल्चर है इतना डार्क है, वहाँ का म्यूज़िक इतना डार्क है, सब इतना टेक्नो वेक्नो है। उधर टेक्नो अच्छा लगता है, हम भी यहाँ पार्टी करते हैं, लेकिन वहाँ का एक अलग ही हार्ड टेक्नो है, हार्ड टेक्नो। और बहुत से क्लब्स हैं जो बहुत फेमस हुए, इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट के बाद ही वहाँ पे बहुत से देसियों ने जाना शुरू कर दिया बर्लिन के किटकैट क्लब में। तो हमने कहा चलो किटकैट का इतना नाम सुना है, वहाँ पे क्या होता है, तो हमने कहा चलो हम भी चल के देखते हैं। बट वहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप होना पड़ेगा, या तुम्हारी मेंटालिटी वो देख कर ही जज कर लेते हैं कि तुम इस क्लब के लिए नहीं बने, क्योंकि वो एक तरीके से अंदर ऐसा क्लब है जहाँ पे बहुत किंकी चीज़ें होती हैं। सेक्स होता है भाई, सेक्स होता है, तुम रैंडम भी किसी के साथ मिलकर हुकअप कर सकते हो वहाँ पे। ऐसा भी एक, मतलब हमने सुना ही है, हमको परमवीर भाई बता रहे थे कि एक रूम ऐसा है जहाँ पे तुम रैंडमली लोगों के साथ बैठ कर शिट करते हो, हग तो एक कमरे में। तो वो वैसा क्लब है, और भी चीज़ें होती हैं अलग अलग, उधर पूल भी है। वो बेसिकली सेक्स और फेटिश क्लब है भाई। और वहाँ पर ना ऐसा है कि जो लोग जाते हैं, मतलब ये टैक्सी ड्राइवर्स ने बताया हमें जब हम बात कर रहे थे, कि वहाँ पे एक कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ पे जाते हैं वही वहाँ रेगुलर जाते हैं। वो नहीं चाहते वहाँ आउटसाइडर्स या टूरिस्ट्स आएँ वहाँ पे, उन्हें सेम मेंटालिटी के लोग चाहिए। और वो आपकी मेंटालिटी, आपके मतलब ऐसा भी नहीं आप ड्रेसअप, ऐसे लोग कहते हैं ब्लैक में चले जाओ, कच्छा पहन के चले जाओ, नंगे चले जाओ तो आपकी एंट्री हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपके ड्रेसअप से वो आपको जज ज़रूर करते हैं। पर भाई हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट होते देखा जो अच्छे से ड्रेसअप होकर आ रखे थे, ब्लैक में थे, और उनको भी रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे लोगों की एंट्री होते देखा जो नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। तो भाई वहाँ की एंट्री का मैं समझ नहीं आया, ये देख क्या रहे हैं। प्रोसीजर ही अलग है उनका भाई। अंग्रेजों को भी जब वो मना कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा कि रेसिज्म नहीं है भाई, ये पता नहीं क्या है, अलग ही कम्युनिटी लग भाई। हमें लगा लो वहाँ पे दो क्लब से वहाँ पे एंट्री रिजेक्ट हुई। एक तो किटकैट क्लब से हमारी एंट्री रिजेक्ट हुई, और एक ट्रेजर करके वहाँ पे एक क्लब था, वहाँ पर हम गए। उन्होंने कहा वेट, मतलब एंट्री करने से पहले वेट। उन्होंने हमें ऊपर से नीचे देखा, कहते हैं नॉट टुनाइट बॉयज, नॉट टुनाइट, एंजॉय योर नाइट, मतलब वो बाहर कर दे। ये भी एक अच्छा तरीका है ना करने का, रादर देन वो जो आदमी कर रहा था मतलब वो सीधा मुंडी हिला देते हैं। मतलब आप उनसे बहस करो तो फिर वो ज्यादा भी सुनाते हैं। ऐसे मैंने रिव्यूज पढ़े थे कि इट्स हार्ड टू गेट इन ओवर देयर। मतलब वहाँ का पार्टी कल्चर भाई बहुत ही अलग है। आपको वहाँ पार्टी करनी है तो बहुत मुश्किल से ही पार्टी कर पाओगे, एक आध क्लब ही जा पाओगे। मतलब ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि जिन क्लब्स में हम बाद में गए वो बेकार थे, वो भी ठीक थे, चिल वाइब थी। मैट्रिक्स क्लब था वहाँ पे, हमारे हॉस्टल के पास ही था, और मैट्रिक्स में हम लोग घुसे थे। भाई वहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ना पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, वो आपका वीज़ा चेक करता है। पहला ऐसा क्लब था जहाँ पे हमारा पासपोर्ट देखा गया यूरोप में, और पासपोर्ट और वीज़ा तो मतलब वो मेक श्योर करता। मतलब वो फ़ोन में अगर तुम पासपोर्ट दिखाओगे ना फ़ोन में, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे हार्ड कॉपी, मतलब एक्चुअल पासपोर्ट। लिटरली हमें होटल जाके पासपोर्ट लेके आना पड़ा, तब जाके एंट्री। वहाँ 10 यूरो की एंट्री है। मैट्रिक्स सबसे इजी क्लब है घुसने के लिए। उसके अलावा भाई 1-2 दिन तो हमारा ऐसे ही खराब हुए, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि हमारी एंट्री भी हुई कुछ क्लब्स में जो दिखते नहीं है, कंटेनर वाले, डार्क म्यूजिक, सिर्फ रेड लाइट अंदर,
म्यूजिक बज रहा है, हार्ड टेक्नो, सब लोग बजे हुए हैं और लिटरली लोग आके हमारे पास पूछ रहे हैं, डू यू वांट समथिंग, कोकेन, एमडी, क्लब के अंदर बेच रहे हैं वो चीज़। तो अब समझ नहीं आता वो क्लब के लोग हैं या वो बाहर से लेके आए हैं, तो मतलब लिटरली वो सेल कर रहे होते हैं वो चीज़। वॉशरूम एकदम जैसे मूवीज में नहीं देखे होते गंदे, कि कहीं भी कुछ भी कंपाउंड वो खुला हुआ है, कंपार्टमेंट वॉशरूम का कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कुछ भी, सब कुछ गंदा डर्टी ट्रैम्पो, वो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स है पुराने, आर्किटेक्चर उनका अजीब सा है, जैसे टनल के नीचे क्लब्स बने हुए हैं। जिस क्लब की बात कर रहा है एवा क्लब था वो, और वहाँ पे इतना घटिया वो अंदर से बना हुआ, और वहाँ पे गोरे ऐसे बज रहे हैं उस म्यूजिक पे इस लेवल पे कि पता नहीं उनको क्या ही अचीव कर रहे हैं वो। हम तो भाई एक इंडियन बंदे को देख के हैरान हो गए, वो ऐसे तपस्या कर रहा है, बैठा हुआ है भाई, और मतलब तेज उसने म्यूजिक चल पिल रहा खा है। रखी थी उसने, उसके दोस्तों ने बताया। और भाई मतलब वो हमारे लिए नहीं था वो, जिनको जहाँ मजा आता है वहाँ पे बहुत मजा आ सकता है लोगों को, पर हमारे लिए नहीं था वो, क्योंकि वो भाई वो बहुत ही डार्क था। और दिन में वहाँ घूमने के लिए भाई ब्रेंडनबर्ग गेट है वहाँ का, इंडिया गेट टाइप है, वहाँ आप जा सकते हो, बीच में नदी है, वहाँ पे सिटी क्रूजेज होते हैं। मतलब हर यूरोपियन कंट्री में ना सिटी क्रूज ज़रूर होते हैं, तो गेट योर गाइड पे आपको मिल जाता है आप दिन भर में क्या कर सकते हो वहाँ पर। और वहाँ पर क्योंकि यूरो चल रहा था तो वहाँ स्क्रीनिंग थी, टॉर करके, ब्रेंडनबर्ग टॉर, वो एक एरिया था जहाँ पे फुटबॉल की स्क्रीनिंग हो रही थी, 3-4 मल्टीपल स्क्रीन्स लगा रखी थी। इनफैक्ट बैठने के लिए वहाँ पे चेयर्स भी थी, जैसे स्टेडियम में होती है ना, प्रॉपर वो वाली फील दे रखी थी, और सामने तुम नीचे भी बैठ सकते हो फील्ड पे। वो कैसा एक्सपीरियंस था भाई, वो वाला बताओ। वो सही था यार, वो बढ़िया था। वहाँ मैच देख रहे थे सब, और उस दिन वहाँ फुटबॉल का इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, तो मजा आ रहा था देख के, यहाँ के लोग कितने ज्यादा उत्सुक है ये सब देखने वो के सब लिए। दिखाते हैं कि वो बाहर रहते हैं, जर्मनी वाले फैंस उससे बात नहीं करेंगे, फ्रांस वाले से, फ्रांस वाले भाई ऐसा तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ जर्मनी में ही थे हम, तो वो डोमिनेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा तादाद में जर्मन फैंस थे वहाँ पे, ये चीज जरूर। रोला बहुत काटते हैं अच्छा ये लोग, हल्लम चिल्लम छोटी ऐसी होती है, ओ लो 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 लो। मतलब वहीं के लोग फिर रात को पार्टी में भी आ रखे होते, तो वो पार्टी में भी गाने शुरू कर देते और हैं फ्लैग अपने। वगैरह लेके आ रखे होंगे, फुल यहाँ फ्लैग बॉल भी बना। खेल रहे होंगे बाहर। हाँ वो सब ट्रिक्स कर रहे भाई चल लोग, रहा था सारा सिस्टम, सब कुछ चल मजा रहा आया था, था भाई, वो उसमें बढ़िया वो एरिया था। निकल वहाँ भाई बर्लिन में वहाँ पे उसी एरिया में सालसा क्लासेस चल रही हैं, लोग सालसा कर रहे हैं नदी किनारे, कोई 3 ग्रुप्स देखे हमने वहाँ जो ट्रेन कर रहे थे ऐसे कपल डांस। और बर्लिन में शॉपिंग भी करी हमने थोड़ी सी। वहाँ पे जैसे ज्यूरिक में स्ट्रासे हैं, यहाँ पे प्लैड्स होती हैं, स्ट्रीट्स को प्लैड्स कहते हैं, तो एलेक्जेंडर प्लैड्स एक थी। वहाँ पे टीवी टावर है, वहाँ की मेन टीवी टावर सबसे ज्यादा फेमस है पूरे बर्लिन में, आपको हर जगह से टीवी टावर दिख जाए। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है वहाँ पे, आप जाके कुछ भी। तो शॉपिंग बेसिकली वहीं से करा है। शॉपिंग भाई, शॉपिंग में कुछ भी ना नया नहीं है वहाँ पे, ज़ारा, H&M, प्राइमार्क, जो कपड़े हैं वो ही अवेलेबल वहाँ है, मतलब कुछ हमें नया ऐसा नहीं। कुछ वहाँ पे ना स्ट्रीट शॉपिंग कल्चर नहीं है कि ऐसे दुकानें लगी हुई हैं आप वहाँ का लोकल सामान खरीदो या कुछ भी ऐसा खरीदो जो आप जर्मनी से लाए हो। वहाँ सोविनियर शॉप्स हैं, सोविनियर शॉप पे भी फिर टी शर्टें मिल जाएंगी बर्लिन की, या हर कंट्री में सिमिलर सोविनियर शॉप थी, लाइटर्स मिल जाएंगे, बैग मिल भाई जाएंगे। जैसे आपको, मेरे को और सबको भाई को जॉर्डन का बहुत ज्यादा शौक है, तो कोई ऐसा एडिशन मिल रहा हो जॉर्डन का वहाँ पे? भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, आपको वो रीसेल पे ही मिलेगा, स्टोर बने हुए हैं वहाँ पे, जेडी के फुट लॉकर के, वहाँ पे भी ऐसा नहीं हर जूता अवेलेबल आपको मिलेगा। वो नाइकी स्टोर समझो उसे। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये देखना है कि पार्टी कहाँ कहाँ हो रही है बर्लिन में, तो एक वेबसाइट है ra.com, वहाँ पे आप पूरे इवेंट्स देख सकते हो कि भाई इस जगह इस क्लब में ये इवेंट है, आज ये पार्टी है, तो आप उसके थ्रू आपको चूज करने में ज़्यादा आसानी होगी। और क्लब्स में घुसने का एक और क्राइटेरिया देखते हैं, वो तुम्हारा ये तुम कैसे ड्रेसअप हो ये देखते हैं। एक और नई चीज़ हमें जो चटक लगी वहाँ जर्मनी में, मतलब बर्लिन में पर्टिकुलरली, कि तुम अगर अंदर घुसोगे तो उससे पहले तुमसे बाहर पूछते हैं कि हु आर यू हियर फॉर या व्हाट आर यू हियर फॉर, अंदर कौन प्ले कर रहा है बताओ, आज तुम यहाँ क्या करने वाले हो बताओ। इंटरव्यू सा लेते हैं, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कौन आर्ट। और एक और चीज है कि अगर आप क्लब की लाइन में खड़े हो और आप आपस में मटर गश्ती कर रहे हो ना, तो आपको बाहर कर देंगे, आपस में बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप खड़े। ये कल्चर है साला, यू क्या चीज है भाई। वहां का एक क्लब है भाई बर्गाइन, वो सबसे फेमस क्लब है, वहां पे 4 घंटे की लाइन लगती है, ठीक है, और आपको पता नहीं होता 4 घंटे बाद भी आप अंदर जाओगे कि नहीं। अगर आपको अंदर जाने को मिल गया तो आपको 25 यूरो का मिलता है एंट्री, और फिर आप री एंट्री भी ले सकते हो। तो लोग वहाँ फ्राइडे घुसते हैं और मंडे ही बाहर निकलते हैं कि री एंट्री में भी 4 घंटे कौन खड़ा रहेगा, तो फ्राइडे घुसे और मंडे बाहर। अब अंदर हग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना पीना अंदर चल रहा है। क्या चल रहा है, और अंदर अलाउड नहीं भाई। हम एक क्लब गए ऑक्सी, वहां पे उन्होंने हमारे को 2 स्टिकर दे दिए, यहाँ पे लगाने का और यहाँ पे, कि कैमरा अलाउड नहीं है अंदर।
और भाई यही पार्टी चल रही, गंदा माहौल, मतलब हमें तो मजा नहीं है। डार्क है और ड्रग्स बहुत ज्यादा है भाई, वहाँ लोग बेच रहे होते हैं टनल के नीचे ड्रग्स। भाई हम वहाँ पे जब रैंडमली शॉपिंग कर रहे थे अलेक्जेंडर प्लेट्स में, वहाँ पे हमें मुझे एक बंदा दिखा, तुमने शायद देखा होगा, वो कैसे उसका मेकअप करके अजीब सा वो भूत सा बना हुआ था, पियर्सिंग वियर्सिंग, उसके कपड़े लगते ऐसे हो रहे जैसे पता नहीं अभी भीख मांग लेगा, और टैटू वैटू ऐसे टनाटन और पियर्सिंग। मैंने कहा ये क्या आदमी है। वहाँ पे शॉपिंग ठीक है, फिर भी बड़े बड़े स्टोर है। प्राइमार्क एक बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, बहुत सस्ते। मतलब मुझे लग रहा है जर्मनी फैमिली जगह तो नहीं है। नहीं, वो बर्लिन की अगर बात करें, बर्लिन डे टाइम फैमिली है, पर डे टाइम में आप वहाँ पे ईस्ट साइड गैलरी वॉल है जो हिटलर के टाइम की चीज़ें हैं, वहाँ पे म्यूजियम है हिटलर के ज़माने के, वहाँ पे का सेंट्रल है, वहाँ पे चर्च है, अलेक्जेंडर प्लेट्स पे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो हिस्टोरिक जगह है, वहाँ पे उनकी हिस्ट्री रही है जो भी रही है, वो आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है। मतलब हमें वहीं की एक बंदी मिली, वही हमें ये बता रही थी, वो इंडियन थी, कि वो खुद ये कह रही थी बर्लिन सिर्फ यही है जो है, मतलब इतना कुछ हैपनिंग है, तगड़ा नहीं है ये प्लेट्स। यहाँ पे एक लेजेंडरी वॉल है जो हिटलर वाली वॉल इसने बताई। भाई बाकी स्काई डाइविंग करी मैंने भाई बर्लिन इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बताओ मेरे को, पूरा बताओ कैसे गाड़ी में बैठे, कैसे गए। भाई स्काई डाइविंग का मैं बताता हूँ, प्राग में जैसा मेरा कटा था, तो मैंने ना स्काई डाइव बर्लिन गूगल पे सर्च करा, और वो फन जंप करके funjump.de करके उन्होंने उनके 2 ऑप्शन थे। तो जिस दिन मेरा प्राग में कटा था ना, मैंने उस दिन सोच लिया मैं बर्लिन में स्काई डाइव करूँगा। मैंने होटल से वहाँ तक की लोकेशन देखी, 5 मिनट की आ रही थी, मैंने कहा 15 मिनट की ड्राइव थी, मैंने कहा चल ये तो पास में मैं कर लूँगा। रेट देखे तो रेट थे भाई 199 यूरो, मतलब 200 यूरो, मतलब आप मान लो 18,000, और अगर आपको फ़ोटो वीडियो अलग से चाहिए तो 120 यूरो, तो 310 यूरो के करीब होता है, विच इज़ क्लोज टू 30,000, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि दुबई में 60,000 की होती है विद फ़ोटो वीडियो। तो भाई मैंने कहा वेरी गुड, 15 मिनट दूर है, सब ठीक है। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, टेलीफोन पे बुक कर दो या ऑनलाइन पे कर दो। मैंने कहा ऑनलाइन तो मैं पे करूँगा नहीं, पैसे अटक जाएंगे, टेलीफोन पे मैंने बुक करा दी। अब भाई मैं अगेन 12 बजे वहाँ पे पहुँच गया उनके ऑफिस में, मैं सिटी में पहुँचा, वहाँ पे हॉट एयर बलून चल रहा था एक, कि हॉट एयर बलून राइड। मैंने उनसे पूछा यार यहाँ स्काई डाइव कहाँ होती है, तो उन्होंने कहा, वो समझे नहीं, तो उन्होंने कहा साइड में फ़ोटो पैम्फलेट उठा के लाए, कहते दिस। मैंने कहा यस, दिस नॉट इन बर्लिन, दिस आउटसाइड बर्लिन। मैंने कहा आउटसाइड बर्लिन, 1 बजे का मेरा टाइम, 12:40 पे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, आउटसाइड बर्लिन मतलब। फिर मैंने उनका मेल खोला, मेल में सारी डिटेल्स थी कि आपकी बुकिंग कंफर्म्ड है, ये है वो है, नीचे लोकेशन थी फ्राई बर्लिन, मतलब बर्लिन से 1 घंटा दूर आउटस्कर्ट्स पे एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है टेक ऑफ, और उनकी जंप का नाम था फन जंप, जिसका एक छोटा ऑफिस हमसे 15 मिनट दूर था, तो मैं उसे लगा के वहां पहुंच गया था। तो मैंने कहा यार आज तो मेरा कटेगा, मेरी किस्मत में है ही नहीं, स्काई डाइविंग है ही नहीं। और फिर मैं उन्हें कॉल करूं, मैंने कहा कॉल करके पूछता हूँ कि चल मैं 1 घंटे दूर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, अब बुक है, पर वो मेरे को जंप करवाएंगे, या मेरा स्लॉट निकल गया तो मैं पता हुआ चला वहाँ पहुँचा और वो भी ना हो। मैं कॉल करने लगा, मेरा बैलेंस ख़त्म, कि आप जर्मन नंबर पे कॉल नहीं कर सकते। भाई मैंने एक अंकल से रिक्वेस्ट करी, उन्हें इंग्लिश में सारा सिनेरियो समझाया कि मेरे पास नंबर नहीं है, उन्हें जैसे तैसे 15 मिनट समझाया कि मेरे पास, कहते आपके हाथ में तो फ़ोन है, मेक अ कॉल। मैंने कहा आई डोंट हैव बैलेंस, आई कैन नॉट कॉल इंडिया नंबर। साले को 15 मिनट बाद समझ आया, पर हेल्पफुल था, उसने वहाँ कॉल मिलाया उनके ऑफिस पे, मैंने उसे नंबर दिया, उसने उनसे जर्मन में बात करके मेरे को फ़ोन दिया। मैंने कहा कि आई हैड अ बुकिंग एंड मैं यहाँ पहुँच गया हूँ एंड मैं 1 घंटा लगेगा मुझे, आप मुझे खुदवा दो। कह रहे आई विल मेक यू जंप, डोंट वरी। तो उनका एक रूल था, 2 घंटे पहले बुकिंग टाइम से आप कॉल करोगे कि मौसम ठीक है ना, स्काई डाइव हो रही है ना, फिर वो आपको कन्फर्म करेंगे हाँ आ जाओ या मत आओ। तो मैंने कहा अब 1 बज रहे हैं, मतलब 1 बज चुका है, आप मुझे 2 बजे मैं पहुँचूँगा, 3 बजे तक का बताओ, ओके है मैं आ जाऊँ। कहते या आ जाओ। भाई मैंने करी टैक्सी के लग रहे थे 85 यूरोस, क्लोज टू 5-6 हज़ार रुपये टैक्सी 1 घंटा, शहर से दूर। और रूम से कितना दूर पड़ रहा था वो? भाई रूम से भी उतना ही दूर था, क्योंकि रूम और वो 15 मिनट का डिफरेंस था, तो 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा था। तो भाई 1 घंटा 15 मिनट मेरी लुप रही, होगी नहीं होगी कहाँ। तो भाई जब मैं वहाँ पहुँचा, दिन के तो 2 ही बज रहे थे, बट वो एरिया ऐसा, वहाँ ना कोई बस स्टेशन, ना कोई ट्रैम स्टेशन, ना कुछ ऐसा कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। और ड्राइवर भी समझ गया कि टैक्सी वाला कि यहाँ से तो कोई मुझे बुकिंग मिलेगी नहीं। तो हमारी बात हो गई कि भाई तू मेरे लिए वेट कर लियो, दोनों साथ ही वापस चलेंगे।
ये बात हो गई। हम वहाँ भाई इंडियन ही था एयरपोर्ट, ड्राइवर? नहीं, वो था सर्बिया का। तो 1 घंटा भाई मेरे को नहीं पता था क्या हो रहा है, लुप जारी और कुछ नहीं पता। और मेरे माइंड में ये भी नहीं आया मैं इन्हें लोकेशन भेज दूं कि मैं शहर से, मगर मैंने इन्हें ये बता दिया था मैं शहर से 1 घंटा दूर हूँ, तो मैं शाम को ही आऊँगा। भाई मैं वहाँ पहुँचा, उनका बस एक जैसे पुरानी पिक्चरों में विलेजेस देखी है ना हमने, फील्ड्स हैं, लंबी लंबी फील्ड्स जिसमें 1-2 घर हैं। तो भाई मैं पहुंचा, मैंने बात करी, मैंने उन्हें पेमेंट कर दी। कहती ओ यू फाइनली फाउंड अस। मैंने कहा या, तो पेमेंट कर दी। पेमेंट हो गई तो मैं थोड़ा चिल हो गया कि चलो यार पेमेंट हो गई, अब तो स्काई डाइव करेंगे वो। तो उन्होंने कहा अनाउंसमेंट, ब्रीफिंग अनाउंसमेंट होगी। मैंने 15 मिनट वेट करा, उसके बाद उन्होंने बुलाया। मेरे साथ एक, मतलब मेरे लॉट में 3 अंग्रेज थे, 2 प्लेन जाने वाले थे, एक पहले एक बाद में। तो मेरे साथ टैंडम जंप कहते हैं जब आपके साथ कोई कूद रहा होता है, तो 2 टैंडम जंप कर रहे थे। उसके अलावा बाकी सब वहाँ सीख रहे थे। तो 18 लोग उस प्लेन में थे, जिनमें से 16-15 लोग अपनी जंप्स कंप्लीट कर रहे थे, कोर्स में अकेले कूद रहे थे। एक जनी थी जो मेरे से जस्ट पहले कूदी, जो वीडियो में भी आ रहा है, उसके साथ 2 जने कूद रहे थे। मतलब कोई उनके साथ कोई बंदा नहीं कूद रहा था जो बाकी के लोग? 2 हम थे, जिसकी एक बंदे की ना फैमिली आ रखी थी, उसका 6 साल का बेटा था, वाइफ आ रखी थी, उसकी मॉम आ रखी थी, और वो जंप कर रहा था और मैं था यहाँ से। तो भाई उन्होंने ना ब्रीफ करा, और मैं क्योंकि अपनी वीडियो भी बनवा रहा था, तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, यहाँ पर सब चल ही रहा होगा। तो उसके बाद उन्होंने सूट अप करा, उसने बता दिया कि आप पैर ऐसे रखने, हिप्स आगे और सर ऐसे, बस और कुछ नहीं। और जब मैं आपका शोल्डर टैप करूँ तो हाथ ऐसे खोलने। बस सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे इतना बता दो कि कुछ साइन वगैरह भी कराया? हाँ भाई, ये समझाने के बाद उन्होंने साइन करा। मैंने भाई वो पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है उसमें, मैंने सीधा मोटा मोटा ये होता है, बाय चांस भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो मैंने साइन कर दिया। भाई प्लेन में लोड करा, छोटा सा प्लेन, 2 फट्टे, 2 फट्टों पे आधे लोग इधर बैठे, आधे लोग इधर बैठे, 1-2 जने बीच में बैठ गए। तो उन्होंने ना ऑर्डर डिसाइड कर लिया था, पहले आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, ऐसे करके। तो मेरा जो बंदा था वो इजिप्ट का था, 10 साल उसने दुबई में काम करा है, स्काई डाइव दुबई में। तो भाई उसका नाम था हानी। तो हम चले गए। तो मीनवाइल जब प्लेन टेक ऑफ हुआ भाई, 1000 मीटर पे पहुंचे, जब पहला बादल आया तब मुझे लगने लग गया भाई ऊपर आ गए, अब यहीं से कूदना होगा। मेरे को पता नहीं था कितने मीटर हो गए। मैंने कहा ये गुड इनफ वो है, हाइट है। मैंने उससे कहा ओ वेयर इन द क्लाउड्स, कह रहा वे गोना गो 4000 मीटर, दिस इज ओनली 1000 मीटर। मैंने कहा बहन, बस तब से मेरे दिमाग में ना थॉट्स आने बंद हो गए, मतलब घर परिवार यहाँ कहाँ कुछ नहीं, मुझे बादल दिख रहे हैं, मैं हूँ, और बस ये चल रहा है। मतलब कुछ चाह के भी मैं सोच नहीं पा रहा, मतलब उस टाइम की फीलिंग मैं कुछ बता नहीं पा रहा कि क्या चल रही थी भाई। ऐसे 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 करके हम एक पॉइंट आ गए, जितने पे हमारी फ्लाइट्स चलती है ना, जब हम देखते हैं बादलों से ऊपर है हम, है ना, जब हम फ्लाई करते हैं उतने पे आ गए भाई। और एक टाइम उनकी घड़ी में दिखता है 4000 मीटर, ठीक है, वो ऑल्टीट्यूड चेक वाली होती है भाई। उन्होंने खोला और लिटरली प्लेन का ना शटर था, शटर जैसे दुकानों का शटर होता है, शटर ऊपर हुआ तो उनका एक साइन था, ऐसे दिखा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो सब आपस में यूं कर रहे जंप से पहले, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट। और जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो मेरे को जब भी, मतलब मेरे साथ एक मेरा ड्राइवर था, तो वो ना मीनवाइल ही जर्नी के दौरान ही बकल अप कर रहा था थोड़े, कहता मेरी गोदी में बैठो, उसने अपने से बकल अप करा, ठीक है चीज़ें। तो वो साइड वाला जो था उसके साथ एक और बंदा था, तो वो मेरे को, वो 6 फुटिया लंबा चौड़ा, वो मेरे को यूं करे जब देखे कि स्माइल करो, फट क्यों रही है, स्माइल करो। तो सब आपस में यूं कर रहे भाई। फिर खुला शटर, जो सिंगल कूद रहे थे ना कच्चे बच्चे में, कूदना चालू, 1 कूदा, 2 कूदा, 3 कूदा, 4 कूदा। अब लोग कम होते जा रहे भाई। अब वो कह रहा कि चलो गेट पे। तो भाई मेरी जो कैमरा पर्सन थी ना, वो साइड में थी, और वो कैमरा पर्सन भाई 45 या मतलब 40s की एज में होगी वो, और उसको स्काई डाइविंग का शौक, और वो कैमरा पर्सन, वो मेरी वीडियो बनाने वाली थी, वो भी साथ कूदने वाली थी। तो भाई वो निकली बाहर,
और वो लटक गई एक हाथ से जब तक मैं आके गेट पे बैठा। मतलब वो फुटेज यहाँ चल रही होगी, तो वो मैं गेट पे आके बैठा, उसने मेरे को बता दिया था पोजीशन क्या है, यूं करके रखना है, नीचे नहीं देखना, कूदते हुए आपको ये पकड़ना है अपना, और जब मैं टैप करूँगा तो यूं खोलना है। भाई हम आ गए गेट पे, और जब कूदे, मैंने कहा शंकर भगवान की जय, ले कूदे गए भाई ठंड थी, ऊपर ठंड लग रही थी, और ऐसे गिर रहे हैं, कभी कान में प्रेशर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर भाई सिर्फ हूँ, और मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। फिर वो सामने बंदी कूदी हुई है, वो मुझे दिख रही है, तो वो फिर यूं यूं कर रहे हैं, मतलब फील आ रही है उस टाइम। फ्री फॉल में इतनी तगड़ी फील थी ना भाई कि आप जा रहे हो रॉकेट की तरह शू। फिर उसने लट्टू बनाया, 2 बार घुमा दिया, उसने 2 बार ऐसे टर्न घुमाया, तो भाई ऐसे जा रहे हैं, यूं 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 कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं। फिर भाई खुलता है पैराशूट, मतलब 40 सेकेंड्स की वो जंप रही होगी, मतलब फ्री फॉल, और भाई बादलों के नीचे से आ रहे हैं, ऐसे ठंड सी लग रही है, मतलब ब्लैंक है उस टाइम, बस नीचे ही आ रहे हैं। बादलों के बीच से गुजरना कैसा था भाई? बता ही नहीं सकता मैं, मतलब वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वो फीलिंग ऐसी है कि वो एक्सपीरियंस ही हो सकती है, जो मतलब आप सोचो यार, आप प्लेन से गिर रहे हो, आप उसको शब्दों में क्या बताओगे कि मैं गिर रहा हूं, पर जो यहाँ चल रहा है स्पीड कितनी भाई थी? कुछ नहीं पता यार उस टाइम क्या आपकी speed गाड़ी थी। से तेज नहीं थी, आपकी गाड़ी ज्यादा तेज रहती है। फॉर्च्यूनर से कम थी। फॉर्च्यूनर ज्यादा तेज भाई ऐसे आ रहे हो आप, तो भाई पैराशूट खुला, ठीक है, आते आते तो एकदम आ रहे थे भाई, एकदम ब्रेक लगी, तो यहाँ पे ना, यहाँ से जो हार्नेस होती है एकदम खिंची, तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ भाई। ठीक है, खुल गया, 5 सेकंड हुए, थोड़ा स्लो डाउन हुए, फिर हम फ्री फॉल पे आए, ठीक है। फिर पैराशूट आ रहे पैराशूट फिर खुल गया विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब पैराशूट खुल गया भाई, उसके बाद सब स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो वो उस टाइम तू एंजॉय कर पा रहा अच्छे से? उस टाइम एंजॉय कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे ना खींच रहे हैं, पैराशूट खुल गया, नहीं पर खुल रहा है, फिर तू बता रहा हूँ ना। तो भाई मुझे लगा उसने एक और फ्री फॉल दे दी, ट्रिप ले रहा है बंदा, मजे करा रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस दे रहा है भाई। धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, अब सब बढ़िया लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है, पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि वो पैराशूट खुल गया अब भाई, तो ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हम लैंड कर रहे हैं ना, वो बहुत दूर है जहाँ हम लैंड कर रहे हैं, और लोग लैंड नहीं कर रहे, मतलब वो एरिया थोड़ा दूर है, ड्रॉप जोन, ऐसा मुझे लगा। हम खेतों में फूलों के खेतों में आके ऐसे स्लाइड, कहता पैर, उसने सिखाया था जब लैंड करेंगे तो पैर ऊपर करना, तो पैर ऊपर करते 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 हम ऐसे हिप्स के बल स्लाइड होके लैंड हो गए, फूल जैसे अपने यहाँ खेत नहीं होते, फूलों के खेतों में लैंड हो गए, आ गए। कह रहा यू ओके? यस आई एम ओके। वो बीच बीच में भी पूछ रहा था, आई यू ओके, आई यू फाइन? मैंने कहा या। फिर वो कहता भाई यू नो वी फेल्ट ट्वाइस। मैंने कहा या आई नो, हम 2 बार गिरे। कहता यू नो व्हाट हैपेंड? मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कह रहा देयर वाज अ मैल फंक्शन। कह रहा आवर फर्स्ट पैराशूट डिड नॉट वर्क, आई हैड टू ओपन द रिजर्व। वो लगा मजाक कर रहा है, फिर खड़ा हुआ, कह रहा वी नीड टू लुक फॉर द बिगर पैराशूट, यहीं कहीं गिरा होगा। मैं आर यू सीरियस? यस। मैंने कहा मतलब मेन वाला पैराशूट खुला ही नहीं? खुला वो चला नहीं, तो उसे काटना पड़ता है और फिर वो रिजर्व खोलते हैं, क्योंकि एक बार में 2 पैराशूट नहीं खुलते। तो रिजर्व वाला छोटा होता है ऐसा? हाँ, रिजर्व वाला छोटा होता है और वो इसलिए ज्यादा टाइट लग रहा था। बड़ा वाला खुला, कहता वी लॉस्ट सम ऑल्टीट्यूड, तो मुझे रिजर्व खोलना पड़ा। भाई उसने खेतों में लैंड करा दिया, कहता 2 किलोमीटर दूर लैंड हुए हम, कोई ना कोई ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, चलो पैराशूट ढूंढते। भाई अब वो चिल खड़ा, मैंने कहा ओके। मेरे को भाई 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ ये हुआ क्या, मेरी फट गई। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुझे तेरी मारूं कि तूने मेरी लाइफ डेंजर में डाली, या मैं तुझे थैंक यू बोलूं कि तूने बचा ली? हाँ, कि तूने बचा लिया। कहता अभी तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव राइट नाउ? मैंने कहा यस। कह रहा देन व्हाट शुड यू डू? फिर मैंने कहा क्या बोलूँ इसको भाई। फिर ना हम चलने लगे। अब भाई इतने बड़े बड़े झाड़ थे, वो तो ऐसे ऐसे चलना पड़ा। और भाई ऊपर से तो लग रहा था छोटे छोटे खेत हैं,
पर जब हम उसमें घुस गए उसका कोई अंत ही नहीं, खेत खेत और खेत। अभी हार्नेस लगा हुआ है, वो सब कॉस्ट्यूम अजीब वो सा- सब उतार दिया था, वो सब उतार के हाथ में पकड़ लिया था उसने, पूरा पैराशूट ऐसे हाथ में पकड़ लिया था और हम चल रहे हैं। फोन वगैरह कुछ नहीं? फोन कुछ नहीं, वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा वेट कर रहा है, उसे 5 बजे बर्लिन और उसने ढूंढ लिया था मेन वाला पैराशूट? नहीं नहीं नहीं। फिर ना मैंने उससे कहा भाई लेट्स मूव टू द सिटी, कह रहा आर यू ओके, आर यू वरिड? मैंने कहा यस आई एम वरिड, क्योंकि भाई मेरे को 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये रिजर्व भी ना खुलता या यहाँ कोई इंजरी हो जाती, वो कह रहा आपको ढूंढने आएंगे, कोई आ नहीं रहा भाई इस खेत में, हमें ढूंढेगा। भाई तू जहां तक नजर घुमा खेत, और इतने बड़े यहाँ तुम चल भी नहीं सकते, यहाँ सांप है, यहाँ बिच्छू है, यहाँ क्या है। तो वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ उस बंदी के? भाई वो बंदी तो चली गई ना अलग से, नहीं, जब हमारा मेन खुला तब तक तो पैराशूट तक वीडियो है, उसके बाद वीडियो कट है, उसके बाद वो तो चली गई अपना। उसको दिख गया कि यहाँ मेल फंक्शन हुआ मतलब है। सबको दिख गया वहां पे, तो उन्होंने मेरे टैक्सी ड्राइवर को भी बोल दिया था कि वो तो रिजर्व पे लैंड हुए हैं, पता नहीं कहाँ हुए हैं। तो वो लोग एक्चुअली कह रहा था कि हमें उन्होंने देख लिया, वो हमें ढूंढने आएंगे, पर कोई आया नहीं। भाई खेत में चलते 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 वो कहता है लेट्स फाइंड द नियरेस्ट रोड एंड वील हैव टू टेक अ कार एंड गो बैक। मैंने कहा कि तू चाहता तो तू हमें वहाँ पे लैंड करा सकता था। कहता है यस बट आई डोंट टेक अ चांस, क्योंकि भाई 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क होता है, और ऐसा भी हो सकता है हम रोड पे लैंड कर जाएं, कोई गाड़ी मार दे हमें, तो मैं चांस नहीं लेता, मैंने सेफ जगह पे लैंड करा दिया क्योंकि तुम थे मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा। भाई हम चले 15-20 मिनट, मेरे वाइट जूते थे पूरे हरे हो, तुमने देखा था जब मैं आया था, पूरे हरे हो गए। तो भाई फिर हम ना एक घर के वहाँ पहुँचे, मेरे को एक घर दिखा, मैंने कहा लेट्स गो दैट वे। हम घर की तरफ गए, एक बूढ़े अंकल बेचारे बाहर आए, वो बाहर वेट कर रहे थे हमारा कि आई सॉ यू गाइज लैंडिंग हियर, डू यू वांट मी टू ड्राइव यू बैक टू द एयरपोर्ट? हमने कहा यस प्लीज़, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने भाई 15 मिनट की ड्राइव थी वो गाड़ी से, सोच पैदल क्या होता। भाई मैं वापस पहुँचा, मेरे को वो ड्राइवर दिखा, उसको मैंने हाय करा, वो मेरे लिए चिंता में था भाई कि तुम यहाँ अकेले आए हो, और वो लेट हो रहा था, पर वो इतना अच्छा आदमी था, वो कहता कि मैं तुम्हें उन्होंने मेरे को कहा था कि तुम चले जाओ, कह रहा मैं भी गाड़ी लेके निकला था तुम्हें ढूंढने, पर तुम कहीं मिले नहीं। फिर मैं उससे मिला, फिर भाई वहाँ पे मैं गया, फिर वहाँ पे सब कहते हैं ओ मैन यू आर लकी विद द स्काई डाइव। हाँ फिर इंटरव्यू लिया। साले हमारे लड़के का साला पैराशूट नहीं चला खुला, और साले लक्की बता रहा। भाई मतलब बहुत रिस्क वाली बात है यार ये। भाई बहुत तगड़ी रिस्क वाली बात थी। और फिर मैंने वहाँ पे आके अपनी वीडियो कंप्लीट करी, सब कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर मैं टैक्सी वाले के साथ बैठा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, तो मैंने टैक्सी वाले से वैसे ही बात कर रहा था, जब मैं वेट कर रहा था, वो भी देख रहा कि नई चीज़ है, मैं वो भी पहली बार आया था स्काई डाइव, कहता आई विल ऑल्सो ट्राई इट फॉर श्योर। फिर जब मैं वापस आया मैंने कहा विल यू ट्राई इट नाउ? कह रहा नेवर, सीधा कह रहा ब्रो आई वाज सो वरिड फॉर यू। बोला अच्छा आदमी था यार, वो वेट करा उसने मेरे लिए और लेकर आया। फिर मैंने उसे भाई 50 यूरो ऐसे ही दिए कि भाई ले तू रख ले, और जितने उतने मांगे थे, जितने में बात हुई थी उससे थोड़े ज़्यादा दे दिए। मैंने कहा भाई तू रख, और ये था भाई। फिर ना मैं जब वापस आ रहा, मैंने घर वार पे बताया तो मम्मी भी टेंशन में आ गई। फिर वापस आते हुए मैं उस जोन में चला गया कि व्हाट इफ वो ना खुलता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, मेरा फ़ोन लॉक है, इन्हें मेल पे पता नहीं कौन स्काई डाइविंग कराता है, ये मुझे ढूंढते कैसे। तो भाई फिर मेरी थोड़ी फटी, बट फिर मैंने थोड़ा अपने दिमाग को समझाया कि भाई जो होना होता है वो तो कभी भी हो जाता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप कुछ चला रहे हो, बट भाई स्काई डाइविंग मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने ऐसा, उसके बाद मेरा दिमाग रीबूट हो गया। मतलब मैं नया जन्म जिसे कहते हैं ना कि भाई अगर अब भी जिंदा हैं दुनिया में तो भाई कुछ काम के लिए ही जिंदा है। भाई हमें भी खुद बड़ी हंसी आई थी जब ये आया था, तो जब हम होटल में आए थे, जब हम मिले थे भाई, तो ये जैसे रूम में था, हम सारे रूम में चिल कर रहे थे, तो हमने कैसी रही भाई, क्या हुआ, कैसी, मजा आया नहीं आया, तो इसने ये सब बताया, तो हमारी भी फट गई। मैंने कहा भाई ये कैसे होगा भाई, इतना रिस्क, ये वो इतना रिस्क में भाई स्काई डाइव हुआ। फिर मैंने कहा कैसा लग रहा है, चले तो बता। हो गया सब। कह रहा कुछ नहीं यार, इस चार्जर को देख रहा हूँ, ये चार्जर है, फ़ोन चार्ज हो रहा है,
आसमान है, खिड़की है। मैंने कहा भाई ये तगड़ी मतलब मैं रियलाइजेशन सच बताऊं, दिमाग ना रीबूट हो गया, ऐसा लग रहा है हर चीज पे आप गौर करते हो भाई उस टाइम। मतलब ऐसा लग रहा है अच्छा ये कॉपी पड़ी है, पेन पड़ा है, अच्छा ये माइक सामने है। मतलब आप इतना नोटिस नहीं करते ना छोटी छोटी चीजों को कि अच्छा ये दुनिया में ये भी चीज है, एक ये भी चीज इस टाइम हमारे दिल्ली भाई मजाक करना कभी छोड़ते नहीं, कहते ये तो बिना स्काई डाइव करे रियलाइज हो जो आदमी है, तुमने करी क्यों? भाई। लेकिन मैं सच सबको यही रेकमेंड करूंगा, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया खत्म करते हुए, कि भाई बर्लिन की रेटिंग हम दे देते हैं, कितनी देंगे भाई? दोबारा बर्लिन नहीं जाएंगे, दोबारा स्काई डाइविंग कर लेंगे। बर्लिन नहीं आएंगे भाई। मतलब एक सिटी आप हमसे पूछो जिसमें हम वापस नहीं जाना चाहें, वो बर्लिन है, और जिसमें हम बार बार जाना चाहें वो एम्स्टर्डम और प्राग है और इबीजा है। और भाई स्काई डाइविंग का मैं सबको कहूँगा भाई लाइफ में एक बार करनी चाहिए सबको। और मिस हैपनिंग देखो मेरे साथ ही हो जाती, फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर करनी चाहिए तो वो कितना तगड़ा एक्सपीरियंस होगा इसका आप अंदाज़ा लगा लो। तो मेरे को बहुत मज़ा आया। और मैं भी भाई से मोटिवेट हुआ, मैं भी करूंगा दुबई में, और दिल्ली भाई को भी कर रहा हूँ। तो आप भी मोटिवेट करो, कमेंट करो कि भाई दिल्ली भाई करे, क्योंकि तीनों की तगड़ी वीडियो है कि रीजन ये है। ठीक है, तो चलो दोस्तों खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये थी हमारी यूरोप की ट्रिप। खर्चा आप पूछोगे तो करीबन 5-6 लाख लग गया पर पर्सन। अगर आप हॉस्टल में, मतलब आपके ऊपर है भाई। लोग ब्रेकफास्ट खुद बना लेते थे, लंच खुद बनाते हॉस्टल में, तो ऑफ कोर्स आप पैसे बचाओगे, क्योंकि हम जब खाना खाते थे 6-7 हज़ार रुपये एक टाइम के मील का आ जाता था। जो यहाँ के 5 स्टार्स का बिल आता है वहाँ नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट का आ जाता था। तो यही है यार। पर एट द एंड मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम तीनों को ही आपस में, जैसे ट्रिप खत्म वाली थी तो हम आपस में बात करते ही है भाई मजा आया, कैसा लग रहा है। तो ये था कि भाई कुल मिला के ना एक जैसा ही है सब, और अपना देश ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, और भाई हर चीज़ की सहूलियत है। तो ये था कि भाई अब भारत याद आ रहा है, वापस चलो भाई। ये हो 20-22 दिन में ये हो गया भाई, अब चलते हैं यार, अब घर वाले चाहिए। ऐसा सीन हो गया था जैसे हम 22 दिन घूम रहे थे, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई अलग अलग कंट्रीज चले गए, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, वहाँ पर गंदे लोग भी हैं, यहाँ पे गंदे लोग भी हैं, सब कुछ मोरलेस सेम सही है। तो अपना देश बुरा नहीं है, अपना देश बढ़िया है, सबसे बढ़िया चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और जो हमें हर्टफुल लगी थोड़ी सी, वो ये है कि यार इंडिया की इमेज ना बाहर अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सोलो ट्रैवलिंग। लड़कियां तो ऐसे कहती है कि इंडिया तो हम करना चाहते हैं बट सेफ़ नहीं है फॉर गर्ल्स, या रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी इमेज बाहर जा चुकी है दिल्ली की खासकर, कि भाई वहाँ तो बहुत रेप्स होते हैं, इट्स नॉट सेफ टू ट्रैवल अलोन, ऐसा लोग हमें कहते हैं। तो ये सुन के बहुत बुरा लगा। और मतलब ठीक है, कुछ लोग के ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे दिल्ली में या कहीं पर भी। कोशिश करिए इमेज चेंज करने की, ऐसा नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो सेफली। भाई कोशिश क्या करी, मतलब जिन लोगों से हम बात कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हाँ तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे देश में और कोई अच्छा है, सबको हर कोई अच्छा इंसान लेकिन उनके देश में भी तो हो ही रहा है, बस ये कि हमारे बारे में ज्यादा बात ऐसी इमेज बनी हुई है हमारे देश की। तो भाई कोशिश करते हैं सब मिलके इसे चेंज करें, है ना। मतलब अच्छा नहीं लगता कोई हमारे देश के बारे में ऐसा सोचे। बाकी भाई मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के लिए मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें। जो लोग प्लान कर रहे हैं यूरोप ट्रिप का, आपके दोस्त यार फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी, उन तक ये पॉडकास्ट पहुँचा दें, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन लोग को थोड़ा पता लग जाए कैसे कितना खर्चा आने वाला है, कौन सी जगह जानी चाहिए, इन 7-8 कंट्रियों में से कौन सी बढ़िया कंट्री है। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। दैट इज़ इट। दैट इज़ इट। बाकी अमित के साथ हमने हॉरर पॉडकास्ट शूट करा है, जाके अमित के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ गोल बटन आ रहा है। हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर स्टोरीज ये नरेट करते हैं, जाकर भाई को सब्सक्राइब करो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। ओके जी, ओके जी, बाय बाय।